जी, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ मेजर गौरव आर्या साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मेजर साहब आपने हमें जॉइन किया। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अ, अच्छा सर, सबसे पहले तो मेजर साहब आपसे मैं ये पूछूँगा, कराची स्टॉक एक्सचेंज पे जो हमला हुआ, क्या आपका उसमें हाथ था? नहीं साहब, आप ये जो कराची एक्सचेंज की लोग बात करते हैं ना कि ये हाथ था, मैं टीवी में काम करता हूँ, जैसे आप टीवी में काम करते हैं। तो हम जो लोग मीडिया में काम करते हैं, हम लोग अपने व्यूज देते हैं, दिल से बात करते हैं। मैंने भी दिल से बात करी। अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रूफ है, जो मैंने आपके और भी प्रोग्राम देखे, तो एक फौजी थे सीनियर, वो कह रहे थे, लीगल एंगल से बता रहे थे। ऐसा सब कई लोग हैं जो कहते हैं कि, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की टीवी शो में आया था जिसमें आपके अब्दुल बासित साहब, जो फॉर्मर एम्बेसडर टू इंडिया, हाई कमिश्नर टू इंडिया रह चुके हैं, अब्दुल बासित साहब का एक क्लिप था जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जो यहाँ पे तंजीमें हैं जो हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, उनको वेपन देना, उनके साथ लड़ना और उनको इनकरेज करना कि दुनिया भर के लोग आए और यहाँ पे लड़ें, ये जायज है और हमें करना चाहिए। मैं तो एक इंडिविजुअल हूं, मैं तो 20-21 साल पहले फौज फौज छोड़ दी थी मैंने 20-21 साल पहले। तो मेरा तो कोई ऐसा ऑफिशियल कैपेबिलिटी नहीं है या मैं कोई ऑफिशियल पोजीशन पे नहीं हूँ। बट अब्दुल बासित साहब एम्बेसडर रह चुके हैं, हाई कमिश्नर रह चुके हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और वेल नोन पर्सनालिटी हैं। उन्होंने भी टीवी पे बोला था, क्योंकि उनका ये मानना है अब्दुल बासित साहब का कि साहब ये जायज है। अगर आप किसी भी मुल्क में हथियार लेके लोगों को भेजें, फिर वो चाहे दूसरे मुल्क की फौज को मारे या आम लोगों को मारे जिनका फौज से कोई लेना देना भी नहीं है, वो जायज है। क्योंकि इन द लार्जर फ्रेमवर्क ऑफ जिहाद, इन द लार्जर फ्रेमवर्क ऑफ द सो कॉल्ड फ्रीडम फाइट, ये सब जायज है। उनको ऐसा लगा तो उन्होंने टीवी पे बोल दिया। तो इंडिया में से तो किसी ने नहीं बोला कि साहब पुलवामा में क्या अब्दुल बासित साहब पर्सनली मुलविस थे, क्या उनका कोई, ऐसा नहीं है। जो तंजीमें हैं ये काम तंजीमें करती हैं। और मैं बता दूं, कराची स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है ना, मैं तो साफ बोल चुका हूं पहले और मेरा स्टैंड वही है। पाकिस्तान का अगर कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई आदमी, कोई औरत, खवातीन, कोई भी हो जो कि नॉन कॉम्बैटेंट हो, अगर वो मारा जाए, सो इट इज वेरी वेरी शेमफुल, इट इज हीनियस, और ये चीज नहीं होनी चाहिए। वो कोई भी हो, वो पंजाबी मारे, बलोच मारे, पश्तून मारे, सिंधी मारे, मुहाजिर मारे, जो मार रहा है इनोसेंट को गलत मार रहा है। जो मैंने बलूचिस्तान का वीडियो दिया था जिसके ऊपर काफी दिक्कतें भी हुई थी और एफआईआर, मैंने उसमें क्या बोला था साहब, मैंने अतर साहब उसमें भी यही बात बोली थी। अगर आप किसी को देखें कि अगर कोई भी पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिसर अपने बीवी बच्चों के साथ जा रहा है, नॉन कॉम्बैटेंट्स के साथ जा रहा है, आप उसको हाथ ना लगाएं। मैंने उस वीडियो में भी बोला था आज से बहुत पहले, आप किसी इनोसेंट को हाथ ना लगाएं, जो जो बेगुनाह है उसको हाथ ना लगाएं। क्योंकि अगर आपका स्ट्रगल जेन्यून है, अगर आपका स्ट्रगल, अगर आप मानते हैं कि जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं वो आजादी के लिए, कोई भी कर रहा हो वो, अगर आप पाकिस्तानी मानते हैं कि कश्मीर में ऐसा हो रहा है, या हिंदुस्तानी मानते हैं कि बलूचिस्तान में हो रहा है, वो कोई भी, जिस दिन उसने एक बेगुनाह का खून बहाया, फिर वो दाग कभी नहीं धुलते। आप नदी में रोज हाथ धो लें अपने ना, गंगा जी में हाथ धो लें, वो नहीं जी, धुलते कभी हाथ। ठीक तो है। ये मेरा मानना है जी। जी, तो फिर आप जो कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, आप उसको कंडेम करेंगे जो सिविलियंस वहां पे मरे? एक बार नहीं, 1000 बार कंडेम करूंगा। वो लोग टेररिस्ट थे, वो लोग क्रिमिनल थे, दे शुड बी हैंग्ड। जो इनोसेंट को मारे, कंडेम तो बहुत छोटी बात है अतर साहब जो आप कह रहे हैं। कोई भी हो, मैंने बोला ना, वो पंजाबी हो, बलोच हो, सिंधी हो, मुहाजिर हो, पश्तून हो, वो इंडियन हो, वो ठीक है, इंग्लिशमैन हो, वो चाइनीज हो, कोई भी हो, जो इनोसेंट को मारे उसको टांग दिया जाना चाहिए। ठीक साफ है। सीधी बात है चलें, जी। अब ये तो आपने कंडेम तो कर दिया, पर एफआईआर वगैरह पाकिस्तान में दर्ज हो रही हैं। अब आप, जब आपको गिरफ्तार करके लाया जाएगा पाकिस्तान, तो तफ्तीश करने के बाद हम लोग फैसला करेंगे कि आप बेगुनाह हैं या नहीं है, पर आपका मौकिफ तो कम से कम आ गया है। जी, मैं बिल्कुल साहब, मेरा कुछ नहीं था, मेरा तो सिर्फ ये मन था कि लाहौर जाके फूड स्ट्रीट जाऊं, तो मुझे बड़ा सुना था मैंने, और कराची की कढ़ाई खाने का बड़ा मन था क्योंकि मैंने सुना था। बट अब मुझे नहीं लगता कि कराची के जेलों में पता नहीं कढ़ाई वढ़ाई मिलती है कि नहीं मिलती, आई डोंट थिंक मिलती होगी।
तो फिर मुश्किल ही अच्छा, होगा साहब आना। जी चलिए अब अपने अगले बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। काफी दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुई। जी इंतजार कर रहा था मैं भी, ऑब्वियसली आप भी बिजी थे। अब जी क्या पता आप बिजी थे या आप इंतजार कर रहे थे कि चाइना वापस चला जाए तो फिर काजमी से बात करूं। तो अब तो नहीं लग रहा है कि चाइना वापस नहीं जा रहा। आपको क्या क्या लग रहा है सारी सारी सूरत हाल में? नहीं, देखिए चाइना वापस जाए ना जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना अपनी तरफ, हम अपनी तरफ है। चाइना आज की तारीख में जहां पे, वो चाइना की जमीन है। चाइना वहां पे बंकर बनाए, शॉपिंग मॉल बनाए, सड़कें बनाए, वो चाइना का है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इशू क्या है। अ लॉट ऑफ पीपल हु आर कमेंटिंग ऑन इट, चाहे वो इंडियंस ही क्यों ना कमेंट कर रहे हो, राइट? जो भी कमेंट कर रहे हैं लोग ना, बड़ा कह रहे हैं कि वो गए थे, उन्होंने ये बोला है, इन्होंने, कोई वहां पे गया नहीं है एक्चुअली। कोई भी गलवान गया नहीं है, कोई भी पेंगोंग सो मतलब गया नहीं, मतलब पहले की बात नहीं कर रहा। जब से पूरा मसला शुरू हुआ है, तब के बाद वहां पे कोई सिविलियन थोड़ा ना गया है, वहां पे कोई मीडिया वाला नहीं गया है। ये सब अपनी लोगों की खुद की सोच है। तो जो लोग कहते हैं, तो चाइना जाए, वहां पे रहे, चाइना की मर्जी है। अपनी जमीन में जब तक चाइना है, हम कुछ नहीं कह सकते चाइना को। लेकिन एक बात मैं अतर साहब आपको बता दूं, जो मुझे बहुत बुरा लगा, राइट, एज अ सोल्जर, मुझे बुरा लगा एज अ फॉर्मर सोल्जर। साहब देखिए, साफ सीधी बात है कि हमारे जो जवान वीरगति को प्राप्त हुए, हमारे 20 जवान जो थे, हमने अपने 20 जवानों को पब्लिकली ऑनर करा। हमने बात छुपाई नहीं कि हमारे जवान नहीं रहे और वो लड़ते लड़ते जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना कि दे वर मार्टर्ड व्हाइल फाइटिंग और दे फेल व्हाइल फाइटिंग। हमने कभी इस चीज को हाइड नहीं करा, क्योंकि इंडिया में, बिकॉज इट इज अ डेमोक्रेसी, यू कैन नॉट हाइड। आप छुपा नहीं सकते, हिंदुस्तान में छुपते नहीं छुपती आप। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने पहले भी, हमारी 70-72 साल में कितनी लड़ाई हुई है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, कि कभी किसी ने छुपाने की कोशिश करी हो ना करी हो, मैं उस बात पे नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं इंडिया में पॉसिबल नहीं है, ना स्टेट का ना आर्मी का कभी ऐसा इंटेंट है। लेकिन चाइना ने अपने एक बंदे को ऑनर नहीं करा। तो सुपर पावर सिर्फ पैसे से नहीं होता, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई ये नहीं कह सकता कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप फौज की बात करते हैं ना, जिसको हिंदी में कहते हैं मनोबल और इंग्लिश में कहते हैं मोराल, फौजें मोराल से लड़ती हैं। मैं आपको एक वॉशिंगटन टाइम्स करके एक मैगजीन है, नॉट वॉशिंगटन पोस्ट, वॉशिंगटन टाइम्स करके एक अखबार है और ऑनलाइन है। उसमें एक चाइनीज डिसिडेंट का आर्टिकल है, मैं आपको भेजूंगा, और मैंने ट्वीट भी करा था, आप देख लीजिएगा। उसने ये बोला है, उस चाइनीज ने आर्टिकल लिख के, और उसके फादर जो थे, ही वाज मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो बड़े टॉप शॉट थे, मिनिस्टर लेवल के थे, कोई कैबिनेट के लेवल के। तो उस लड़के ने ये आर्टिकल लिखा, उनके बेटे ने, कि साहब ये पीएलए जो है, उसमें बहुत ज्यादा डेजोनेंस है अंदर, बहुत ज्यादा कोफ्त है अंदर उन लोगों को। क्योंकि कोई भी फौजी हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, ठीक है, या चाइनीज हो, या अमेरिकन हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, जब कोई फौजी अपने देश के लिए अपनी जान देता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको खुलेआम इज्जत देनी चाहिए। ठीक। आपको कभी छुपाना नहीं चाहिए। चाइना ने अपनी कैजुअलिटीज छुपाई, चाइना ने गलत करा। मैं ये नहीं कह रहा, चलिए इंडिया कह रहा है ना 43 है, इंडिया कह रहा है 43 है, आप मत मानिए हमारी बात। आप ये बोलिए 43 ना 3 थे, ठीक। एक बंदा तो मरा होगा, उसका तो कर दो, उसको तो इज्जत दे दो। नहीं करी चाइना ने। ठीक। अच्छा सर, ये जो क्लेम करते हैं हमारे इंडियन दोस्त के चाइना के 43 मरे, कुछ इंडियन दोस्त ने तो यहां तक कह दिया कि 200 से ज्यादा मरे, तो अब डज इट मेक सेंस मेजर साहब के एक पोस्ट पे आप लोग गए हैं, आपने उनके ज्यादा बंदे मारे हैं और उनको ज्यादा नुकसान पहुंचा है, गर्दनें तोड़ दी हैं, पर वो उधर ही हैं और आप लोग वापस आ गए हैं। तो ये डज इट मेक सेंस कि अगर उनको मार पड़ी थी वो तो वापस भाग जाते ना, वो एरिया छोड़ देते, वो पोस्ट छोड़ देते, वो जिधर वो आए हुए हैं। मैं आपको बताता हूं अजहर साहब, वॉर इटसेल्फ डज नॉट मेक सेंस। जो जंग है ना, जंग का अपने आप में कोई सेंस नहीं है। तो जो लोग जंग में सेंस ढूंढ रहे हैं, वो काम ही गलत कर रहे हैं, राइट? कारगिल की लड़ाई में ही पाकिस्तान का एक एक कप्तान था, कारगिल की लड़ाई में 1999 की बात कर रहा हूं। उसका नाम था कैप्टन कर्नल शेर खान, जिसको आई थिंक आपका कोई हाईएस्ट अवार्ड है, जी जी, हिलाल जुर्रत कहते हैं। निशाने हैदर मिला था उनको। निशाने हैदर इज द हाईएस्ट आई हाईएस्ट। थिंक, जी जी हाईएस्ट। बिल्कुल। हमारे यहाँ जैसे परमवीर चक्र होता है, एग्जैक्टली। ही गॉट निशाने हैदर, राइट? आपको मैं आपको बताता हूँ कहानियां, ये एक इस कहानी के थ्रू बताता हूँ आपको। आपको पता है क्या हुआ था? आपके जो कप्तान साहब थे, उनकी स्टोरी क्या थी?
उन कप्तान साहब की कैप्टन कर्नल शेर खान की ये स्टोरी थी कि उसने 8 सिख रेजिमेंट थी इंडिया की, जिसमें सिख हैं, सरदार हैं, और जब उन्होंने अटैक करा तो कैप्टन कर्नल शेर खान ने काउंटर अटैक करा और कैप्टन कर्नल शेर खान के सारे जवान मारे गए, लेकिन वो बंदा अकेला लड़ता रहा। ही केप्ट ऑन फाइटिंग अलोन। वो अकेला लड़ता रहा और वो तब तक लड़ता रहा जब तक वो अपने मुल्क के लिए शहीद नहीं हो गया। ये आपकी फौज, पाकिस्तानी फौज का कप्तान था, और उसका जो नाम था ना, माँ बाप ने दिया था शेर खान। नाम गलत नहीं दिया था, नाम सही दिया था। वो शेर की तरह लड़ा। अब क्या हुआ कि जब वो खत्म हो गया, मर गया वो कैप्टन कर्नल शेर खान, वो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का ऑफिसर था शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी जी। तो तो उसकी बॉडी लाए, और जब उसकी बॉडी वापस पाकिस्तान को दी तो एक हमारे ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा, जो वहां पे ब्रिगेड कमांडर थे, जिस ब्रिगेड के अंदर 8 सिख थी, जिसने वो लड़ाई लड़ी थी, ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा ने एक नोट लिखा, और जो आपका कैप्टन था जो शहीद हुआ था, उसका एक नोट लिखा और नोट जेब में डाला उसके, और वो नोट के साथ उसकी बॉडी पाकिस्तान को वापस दी। और उस नोट में लिखा था कि ये जो ऑफिसर है, ये बहुत बहादुरी के साथ लड़ा है, और हम इस ऑफिसर को सैल्यूट करते हैं और इस अफसर की बहादुरी की कदर करते हैं। तो हमें इंडियन आर्मी में यह सिखाया गया है कि दुश्मनी में भी शराफत होनी चाहिए। हम दुश्मन हैं, लेकिन हमारी दुश्मनी में शराफत है, और ये प्रूफ है, ये सबूत है। आप जाके इंटरनेट पे चेक करेंगे, और उसके जो फादर हैं, कैप्टन कर्नल शेर खान के फादर हैं, वो आई थिंक पठान था, वो पश्तून था, वो कहीं जी जी, उधर का। बिल्कुल बिल्कुल, खैबर जी पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक था, और ये जी ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा साहब की जो चिट्ठी वो साथ आई थी, वो बाद में जी मीडिया वगैरह पे भी शेयर हुई। तो ये मैं जी आप सेकंड करता हूँ जी। जो आप तो कह रहे हैं, तो सही। वो अतर जी, देखिए ऐसा है ना कि लड़ाई है, ठीक है, एक दूसरे को जब मिलेंगे तो फौजें एक दूसरे को काटेंगी, वो फौजों का वो धर्म ही वही है, लड़ना ना, फौज तो लड़ेंगी, लेकिन दुश्मनी में शराफत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने बोला ना कि वो आगे आए पीछे आए, देखिए साहब, ऐसा है कि चीन की फौज बड़ी है, इंडियन आर्मी से वर्ल्ड की लार्जेस्ट फोर्स है चीन की, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। चीन के पास पैसा ज्यादा है, इसमें भी कोई डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन हमारी भी फौज कोई छोटी फौज नहीं, और ऐसा नहीं कि हमारे पास भी पैसे कम है। और जहां तक जज्बात की बात है, जहां तक फीलिंग की बात है, ठीक है ना, ये बात हो नहीं सकती कि चीन, यू नो, चीन ये बोले। अब वहां पे जो गलवान में हुआ ना, जो कर्नल बाबू थे, वो काहे के लिए गए थे वहां पे? क्योंकि चीनियों ने करार साइन करा था। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दीस अग्रीमेंट्स विच चाइना हैज साइन। चीन ने करार साइन करा। आपका 93, 96, 2005, करीब टोटल 5 जो अग्रीमेंट थी चीन ने साइन करे। चीन ने बोला अरे खुद साइन करके, अब ऐसे क्या दुश्मन है? आप एक बात बताइए, जब आप अपनी जबान पे, हमारे हमारे यहाँ कहते हैं, हिंदुओं में कहावत है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन कहते हैं जो मुंह से आप बोलते हैं। तो ये प्रभु श्री राम, जिनको हम भगवान मानते हैं, उन्होंने, उनके बारे में कहा जाता है कि रघुकुल, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, रघुकुल से जो कुल था उनका रघुकुल कहते हैं, जिस फैमिली से, खानदान से बिलोंग करते थे, कि रघुकुल की एक रीत चली आई है कि प्राण जाए पर वचन ना। जो मैंने बोल दिया वो काम होना है, चाहे मेरी जिंदगी चली जाए, चाहे मैं मर जाऊं इसमें, पर वो काम होना है। पर चीनियों ने ये नहीं करा, उन्होंने करार तोड़ा। देखिए, बात यह है कि वी हैव द मॉरल अपर हैंड एंड वी विल विन इन दिस। क्योंकि आपको भी देखिए, इवन इन मुस्लिम्स, आप लोग भी यही मानते हैं, बुरे का अंत बुरा होता है। जो बुरा करेगा ना, उसका अंत बुरा होगा। चीन ने करार तोड़ा, ये बात सच है। और मैं चाहता हूं जो भी पाकिस्तानी भाई बहन इसको देख रहे हैं, वो जाके इंटरनेट पे खुद सर्च करें। मेरी बात का नहीं भरोसा करना ना करें। आप देखें पाकिस्तान किस तरीके से चाइना के साथ हमने साइन करा था, और चाइना ने उसके बावजूद वहां पे ठीक अटैक करा। उन्होंने करार तोड़ा, तो करार तोड़ा तो जवाब मिलेगा। अब फौजें वहां पे खड़ी हुई हैं, खड़े रहे। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि उन्होंने वो अपना मुआहिदा तोड़ा, उसकी खिलाफ वर्जी की। अब आपके पास जो ऑप्शंस हैं, अब उसमें मेजर साहब एक वॉर गेम्स इंडियन आर्मी ये भी करती रही है कि एलएसी अब काफी ज्यादा बड़ा है। अब चीन उस पे हर जगह पे तो अपनी फौज को तैनात नहीं कर सकता, तो अगर उन्होंने इनकर्जन की है तो ये आपकी वॉर गेम्स होती रही हैं, ये आइडियाज आते रहे आपकी फौज में कि अगर उन्होंने इनकर्जन की तो हम किसी और एरिया से इनकर्जन कर लेंगे, और बाद में डायलॉग जब होगा, बातचीत होगी, कहेंगे भाई ये एरिया हम वापस जाते हैं, ये एरिया आप वापस जाएं। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है आप लोगों के पास? ऐसा क्यों नहीं कर रहा इंडिया? आप लोग क्यों नहीं ले रहे एरियाज जाके, वो एरियाज जिनको वो क्लेम करते हैं? उसका उसके दो रीजन हैं, दो कारण हैं उसके। पहला कारण ये है कि साहब, देखिए, ये काम इंडिया ने ऑलरेडी
पहली बात तो लड़ाई नहीं हुई है, गोली नहीं चली अभी तक, तो जब हमें करना होगा हम कर लेंगे। दूसरी चीज ये है कि अभी हम चाइना में तब जाएंगे जब वो इंडिया के अंदर जाएगा। वो अपनी तरफ खड़े हैं, हम अपनी तरफ खड़े हैं, बोथ आर्मीज आर फेसिंग ऑफ। ये जो झगड़ा हुआ है बैंग एलएसी के ऊपर हुआ है, ये एलएसी के ऊपर हुआ है। जब उन लोगों ने टेंट लगाने की कोशिश करी थी हमारे एरिया में, वो कोशिश करने ही वाले थे, हमारे लोग पहुंच गए वहां पे, टेंट उंट उनका जला दिया चीनियों का। फिर कर्नल बाबू गए उनके पास कुछ समय के बाद और ये बोला कि बॉस आप लोग इस चीज को हटाएं यहाँ से पीछे। आपने मतलब आप लोगों ने बोला था, आप लोगों ने मुआहिदा साइन करा, वहां पे झड़प हुई थी। फिर जो चाइनीज की कुटाई हुई थी वहां पे, वो बात की बात है। दूसरी चीज, हाँ, आप 1965 वॉर जो है, जो दिफाए पाकिस्तान के, उसके भी लोग समझते हैं, दिफाए पाकिस्तान की बात करते हैं। 1965 में क्या हुआ था, जब पाकिस्तानियों ने अटैक करा था अखनूर, एक जगह है ना जम्मू में हमारी एक जगह अखनूर, जो जेएन के यूनियन टेरिटरी, उसमें एक जगह अखनूर। जब अखनूर में अटैक करा था तो जो उसका जो रिपरकशन हुए थे वो पंजाब में हुए थे, जब वो लाहौर के पास पहुंचे थे। इट इज द सेम फिलोसफी, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। जब ऐसा लगेगा कि चीनी अंदर घुसने की कोशिश करें, हम कहीं और से अंदर घुस जाएंगे। ये डोकलाम में चाइना वापस क्यों गया था, जो पिछले साल हुआ था ना डोकलाम, चाइना क्यों वापस गया था? डोकलाम एक्चुअली 3 कंट्रीज में डिवाइडेड है, लोगों को नहीं पता। और इंडियन मीडिया में भी कुछ लोग चिल्लाने लगे, वो मीडिया यू नो हाउ इट इज एवरीवेयर, आपका भी हमारा भी एक ही जैसा है। ओ साहब आ गए जी डोकलाम में, उनको यही नहीं पता मीडिया वालों को, डोकलाम 3, भूटान में भी डोकलाम है, इंडिया में भी डोकलाम है, चाइना में भी डोकलाम है। अब चाइना अगर अपने डोकलाम में सड़क बना रहा है तो हम चाइना को नहीं रोक सकते। और अगर हाँ भूटान में सड़क बनाने की कोशिश करेगा, देन दे विल हैव टू फेस इंडियन आर्मी, क्योंकि भूटान की सिक्योरिटी की गारंटी इंडिया लेती है, ये बात है। अच्छा, सर आपने ये कहा कि अभी तक गोली नहीं चली, पर ऑब्वियसली देखें वहां पे आपके फौजियों की हलाकतें हुई हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो किसी हद तक तो टेंशन है, इसीलिए मोदी जी भी गए वहां पे, उन्होंने खिताब भी किया। तो अब इज देयर ए पॉसिबिलिटी, क्या ये ऑप्शन है इंडिया के पास कि जब सारी टॉक्स नाकाम हो जाएं तो आप उनको मिलिटरीली लिमिटेड वॉर करके पुश बैक कर दें, या दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, बातचीत ही चलती रहेगी? देखिए साहब, ऐसा है कि हम लोग पहले बातचीत करेंगे। हिंदुस्तान का इतिहास है, आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इसको देखिए, ठीक है? 10,000 साल में कोई एक बार बता दे कि जिसको हम भारतवर्ष मानते हैं, पूरा एरिया, अगर कभी इंडिया गया हो किसी और मुल्क को कॉन्कर करने और वहां पे उसकी जमीन पकड़ ली हो। हमने कभी जमीन नहीं पकड़ी किसी की। इवन अतर साहब 1971 में, 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, सारे के सारे इंडियन आर्मी सोल्जर्स बाहर आ गए, कोई नहीं रहा वहां पे। हमें किसी मुल्क में इंटरेस्ट है ही नहीं, हम अपने आप में खुश हैं। हम ये कह सकते थे कि नहीं हम कुछ करके वहां पे कि हम रहे, हमारी फौजें हैं और हमारी फौज का फतेह हुआ था, विक्ट्री हुई थी, हम वहां पे रहें। वहां पे सरेंडर के बाद ए के नियाजी साहब जो थे आपके जनरल साहब, और वहां पे कुछ समय के बाद हमारी सारी इंडियन आर्मी बाहर आ गई और हमने बंगालियों को बोला कि जी आपका मुल्क है, आप जाने, हमारा काम खत्म हो गया, हम जा रहे हैं, हाथ जोड़ के हम लोग वापस आ गए, जबकि हमारी इतनी कैजुअलिटीज हुई थी। इंडिया ने कभी, देखिए आपने ये बोला है कि भाई चाइना करेगा नहीं करेगा, अतर साहब एक बात है ना, अगर चाइना अंदर घुसेगा तो हम भी चाइना के अंदर घुसेंगे। हाँ, पर हम लोग एक चीज यकीन करना चाहते हैं कि जब तक बातों से, जो मशवरा है ना, इंडिया में जिसको मशवरा कहते हैं, सलाह मशवरा कहते हैं, मशवरे को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं इंडिया में। हमारा कल्चरल ऐसा है कि मशवरा अच्छा है। अ, मशवरे में जिसको कहते हैं कि मशवरे में ही सोल्यूशन निकल जाते हैं अगर आप करें। हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन अगर चीन ये जी सोचेगा कि एक अतर साहब, एक और आखिरी बात बोलना चाहता हूँ ना, किसी ने बड़े फेमस आदमी ने बोला था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग पीसफुल एंड बीइंग हार्मलेस। जी तो इंडिया इज पीसफुल, इंडिया इज नॉट हार्मलेस। जी। अच्छा सर, आपने 2-3 दफा ये कहा कि अगर चाइना अंदर घुसने की कोशिश करेगा, अगर चाइना अंदर नहीं आया, कुछ हुआ नहीं है, तो फिर व्हाट इज द फर्स्ट अबाउट, मतलब ये फर्स्ट किस चीज की है? आप तो इस तरह पेश कर रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। 20 बंदे जी मारे गए, फौजी मारे गए, मोदी जी ने इतना जाके वहां पे खिताब किया, वहां पे बल्कि एक फेक हॉस्पिटल की पिक्चर भी चल रही है वहां पे, जो वो गए, वो पता नहीं आपने देखी है कि नहीं देखी। वो कुछ ना जी कुछ तो हुआ है ना सर, आप तो इसको इस तरह पेश कर रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जी अतर साहब, 2-3 चीजें। पहली बात तो वो फेक हॉस्पिटल नहीं है, वो एक ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग रूम है। जब कोविड हुआ था ना, जब कोरोना वायरस का हुआ था, हमारे यहाँ क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज हर डेमोक्रेसी में होती हैं, कल अगर मोदी जी किसी को 1 करोड़ रुपए दे देंगे ना, तो बोलेंगे साहब आप 2 करोड़ भी दे सकते थे, 1 करोड़ क्यों दिए? तो उनको कीड़े निकालना समझते होंगे आप, एक आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, ये हमारे हर चीज कीड़े में ही निकालना बोलते हैं, हर चीज में कीड़ा।
हर रीजन में वो आदत है उन लोगों की, तो वो ठीक है, डेमोक्रेसी में चलता है, सबका हक है। एक्चुअली क्या था कि ये जो हॉस्पिटल की बात मैं आपको कर दूं पहले, कि वो ऑडियो विजुअल रूम था। ले हॉस्पिटल में जा चुका हूं, और ये जो भी मीडिया वाले बोल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज वाले बोल रहे हैं, गए थोड़ा ना है कभी, इन्हें देखा थोड़ा ना है कभी। एक किसी ने फोटोग्राफ दी थी, उसमें एक्साइटेड हो गए जी ये। फिर आर्मी हेडक्वार्टर ने पूरा एक बयान दिया था इस पे, प्रॉपर आर्मी हेडक्वार्टर का स्टेटमेंट आया है। क्या हुआ कि वहां पे मैं आपको बताता हूँ ओरिजिनली क्या हुआ लेह में ना। ये जो द्रास और कारगिल वाला जगह है, दीज आर जनरली शिया मेजोरिटी एरियाज यहाँ पे। तो लोग बड़े ईरान वीरान जाते हैं ना, यहाँ से जियारत के लिए जाते होंगे, कोई एक्स काम के लिए जाते होंगे ईरान। तो जब लैंड करे ना जहाज, तो पता लगा कि ईरान में बड़ा मामला हो गया था बीच में कोरोना वायरस का। आपको पता ही होगा, ईरान में बड़ा केस हो गया था, और जबरदस्त केस हो गया था ईरान में। तो वहां से कुछ लोग आए यहाँ पे, फिर फौज के भी 2-4 लोग थे जिनको हो गया। अब क्योंकि सबसे बड़ा हॉस्पिटल आर्मी का ही है, तो आर्मी स्टार्टेड ट्रीटिंग ऑल द सोल्जर्स। तो जो भी आ रहा था, तो उन्होंने क्या करा कि अच्छा, वो करीब 100-125 बेड का हॉस्पिटल है। इट्स नॉट कि मतलब 500 बेड का नहीं है, वो छोटा ही है मेरे हिसाब से, करीब 100, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे ख्याल नहीं है। तो वो जो हॉस्पिटल का बेड है, उन्होंने ये जो ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग रूम था, उन्होंने बोला ट्रेनिंग बाद में करेंगे, आप सबको हटा दो यहाँ से, ये ट्रेनिंग व्रेनिंग का सारा डेस्क सब हटाओ, और यहाँ पे बेड्स लगाओ। बेड्स किसको लगाओ? जिनको चोटें लगी हैं, क्योंकि कोरोना वायरस बाकी सब आइसोलेट हो चुका है, आइसोलेशन वार्ड बन गया ना, और ये अलग बन गया। तो वहां पे मोदी जी आए थे। फिर बाकी लोगों ने बोला साहब कि सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं, राइट, और वहां पे कोई ड्रिप नहीं है, ये भी लोगों ने बोला। ये सिविलियंस हैं, इनको ना मैं सॉरी, मैं आपको ऐसा, मैं वो नहीं मेरा मतलब है, पर इनको आइडिया नहीं है फौज के बारे में। देश का प्रधानमंत्री आया है, फौजी सावधान में बैठेगा। अगर कोई इंस्पेक्शन है या प्राइम मिनिस्टर है, कोई जनरल आ रहा है, वो कह रहे हैं साहब कि चादरों में सिलवट नहीं है। चादरों में सिलवट कैसे होगी? हाउ इज इट पॉसिबल? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, चादर में सिलवट का सवाल ही नहीं है। आप इंडिया का प्राइम मिनिस्टर छोड़िए, अगर कोई जनरल साहब का भी होगा ना, तो कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी भी तरीके से कोई वहां पे, इट विल बी एब्सोल्युटली प्रॉपर जो होता है। और वो उनसे मिलने आए थे जिनको चोट लगी थी, तो उनको ड्रिप क्यों लगेगी? चोट वो तो 15 जून को हुआ था, उसको 15-20 दिन हो गए हैं। अब वो जो जो हमारे जो वीर गति को प्राप्त हो गए, उनका तो अंतिम संस्कार हो गया, और जो बचे हैं दे आर रेस्टिंग देयर। अब वो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, 10-11 हजार पे, तो आराम कर रहे हैं वहां पे। जब ठीक हो जाएंगे वापस यूनिट चले जाएंगे। अच्छा, अब आपने बोला कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। चीनी आए, हमारे चीनियों ने जो कोशिश करी है हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि परसेप्शनल है, 3,500 किलोमीटर का है, चीनियों ने कोशिश करी अंदर आने की, हमने उनको ठोक दिया। हमारे कुछ वीरगति को प्राप्त हुए, कुछ चीनी मर गए। दैट इज द स्टोरी। चीनी दोबारा आएंगे, चीनियों को दोबारा वहां पे इंडियन आर्मी मिलेगी। तो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि चीनी वापस चले गए, वो जो एरिया जिसको आप क्लेम करते हैं? अभी डिस्प्यूट क्या है फिर? मतलब व्हाट इज द देखिए डिस्प्यूट राइट नाउ? देखिए डिस्प्यूट ये है कि मैं आपको बताता हूं, ये जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान के साथ, राइट। जी 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 जी। वो एक फिक्स्ड है अतर साहब। कौन सा पत्थर कहां पे है, कौन सा पेड़ कहां पे है, नदी नाला चश्मा झरना, सबको पता है। इंडिया को पता है, पाकिस्तान को पता है, वहां पे फेंस है, राइट। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि चाइना को हमने कई बार रिक्वेस्ट करा, कई बार हमने उनको मैसेजेस भेजे। 70-72 साल में चाइना ने कभी अग्री नहीं करा। चाइना एक लाइन जो हमारी तरफ है उसको अपना बॉर्डर मानता है, और हम चाइना वो जो अपना परसेप्शनल लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माफ कीजिएगा, जी जी। उसको हम मानते हैं। तो बीच में कुछ जगह का गैप है, राइट। जो चाइना क्लेम करता है हम क्लेम करते हैं, जिसको हम क्लेम करते हैं, जिसको इंडिया कहता है, राइट, कि ये हमारा, वहां पे हमारी फौजें खड़ी हैं। चाइना वहां पे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना कहता है ये हमारी जमीन है। सर हमने कोशिश नहीं उनको, कर रहा ना सर, वो आ गया ना उधर, अंदर हैं, वो मौजूद हैं, वहीं पे तो लड़ाई हुई है और उधर ही है वो अभी सर। नहीं सर, ऐसा है कि ये जो गलवान रिज है ना, मैं आपको समझा देता हूँ। मुझे पता है, मुझे कैसे पता है ये मैं बता नहीं सकता ना, मैंने टीवी पे कभी बताया, लेकिन ट्रस्ट में अगर मैं कह रहा हूं मुझे पता है। और मुझे इन सब से जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो हल्ला बोल रहे हैं ना टीवी के ऊपर, मुझे उनसे 10 गुना ज्यादा पता है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो गलवान रिज है ना सर, नीचे गलवान ये रोड है जो जाती है दौलत बे गोल्डी, ठीक है सर, ये नीचे इसके दौलत बे गोल्डी है। गलवान घाटी जो है, या गलवान रिवर जो है, 1962 में जो जंग हुई थी उसके बाद चाइना के पास है वो। 95% ऑफ गलवान रिवर इज ऑलरेडी इन अक्साई चेन, मतलब वो अक्साई चेन में है, जो कि चाइना काबिज है जिसके ऊपर 1962 के बाद से, राइट।
ये जो है ना, जो अंदर आ गए, आप जो कह रहे हैं, जो ये गलवान रिज जो PP-14 है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, जहां पे लड़ाई हुई थी, जो लोग बार बार कह रहे हैं ना कि आ गए, मैं उनसे पूछता हूं आपको कैसे पता अंदर आ गए? आपको कैसे पता? और लोग कहते हैं हमें पता है आ गए। मैंने बोला आप कोई गए हो, आपके पास कोई फोटोग्राफिक एविडेंस हो? लोग कह रहे हैं साहब ये देखो टेंट दिख रहे हैं हमें। अब मैं उनसे एक चीज, मैंने एक बंदे से पूछी, अपने आप को बड़ा, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, इंडिया का ही है वो, बहुत बड़ा तुर्रम खान ना, डिफेंस का मैं रिपोर्टर हूँ और इतने साल का एक्सपीरियंस है। कह रहा मेजर साहब ये देखिए चाइनीज टेंट। मैंने बोला ये टेंट आपको कैसे पता चाइनीज है? आप बताएं ना, आप बताएं कि कैसे चाइनीज है, आप हमें प्रूव करें चाइनीज है। भाई अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, किसी भी वकील या जज के पास जाएंगे, वो बोलेगा प्रूव करें। आप कहते हैं ये घर मेरा है, आपसे जज कागज मांगेगा? बिल्कुल मांगेगा जज की, सही कागज दिखाएं, अपने विटनेस के सिग्नेचर दिखाएं। कुछ है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या लोग अच्छा दूसरी चीज, एक और आखिरी बात बता दूं आपको, अतर साहब ऐसा है ना कि चाइनीज जो है वो लड़ाई के मूड से आए नहीं यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, वो चाइनीज को गलतफहमी हो गई और उनके 43 मारे गए। चाइनीज वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ शॉक। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों, मैं आपको प्रूफ करता हूँ। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इमोशन, लेट्स टॉक अबाउट प्रूफ। सबूत की बात करते हैं। देखिए, आप भी फौजी खानदान के हैं और इसमें जो भी पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर अगर देख रहा होगा तो वो समझा देगा आपको कि जो मैं बात कह रहा हूँ सच बात कह रहा हूं। जब भी हम लड़ाई के उससे आते हैं ना कि हमें लड़ना है, कोई फौजी टेंट में नहीं रहता, क्योंकि अगर आर्टिलरी शेलिंग होगी और वहां पे 5,000 चाइनीज सोल्जर हैं और इंडिया ने यहां से बोफोर्स या फिर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स खोले, तो वो 5,000 के 5,000 जो चाइनीज है ना, उनका सालन बन जाना है 2 मिनट के अंदर। इशू ये है कि जब भी आप लड़ने के लिए आते हैं, बिकॉज ऑफ आर्टिलरी शेलिंग, मोटर शेलिंग, आप डिग इन करते हैं, आप ट्रेंचेस बनाते हैं, बंकर बनाते हैं। चाइनीज जो आए हैं, खुले में आए हैं, उन्होंने खुले में अपने टेंट लगाए हैं उस तरफ, गलवान घाटी के उस तरफ, जो अक्साई चीन का, क्योंकि क्यों है कि उन्होंने गलवान रिवर को ड्राई कर दिया, डाइवर्ट करके फ्लो। और गलवान रिवर को इसलिए उन्होंने डाइवर्ट कर दिया कि उनको ऐसा लगा चाइनीज को कि साहब क्योंकि सड़क तो है नहीं, क्योंकि घाटी ऐसी है ना, बिल्कुल वैली है, आप वैली पे तो गाड़ी नहीं चला सकते, आपको कहीं और चलानी। उन्होंने रिवर बेड ड्राई करके रोड बनाई और उसके ऊपर अपनी गाड़ियां दौड़ाई। हुआ ये उनके साथ कि चाइनीज के साथ कि यहाँ पे उनको मिल गया 16 बिहार, पंजाब रेजिमेंट, मीडियम और फील्ड, ये 4 यूनिट्स के कुछ कुछ लोग थे, ज्यादातर उसमें 16 बिहार के थे, जिसका कर्नल बाबू जिनका कमांडिंग ऑफिसर थे। यहां पे आप देखना चाइनीज आए, चाइनीज ने खूब सारे अपने टेंट लगाए अपने एरिया में, और वो लगाए, क्यों लगाए टेंट? चाइनीज ने इसलिए टेंट लगाया क्योंकि चाइनीज को पता था ऊपर सैटेलाइट है, उनको पता था इंडियन सैटेलाइट्स हैं, इजरायली सैटेलाइट्स हैं, अमेरिकन सैटेलाइट्स हैं, देखेंगे। दिस इज कॉल्ड कोअर्सिव डिप्लोमेसी। आपको धक्का देने के लिए चाइनीज ने जबरदस्ती वहां पे टेंट लगाए हैं। कोई फौजी आपको बता दे कि साहब मैं जंग लड़ने जा रहा हूं, मैं टेंट में रहूंगा दुश्मन के बिल्कुल LAC के पास, और मेरा इरादा है जंग लड़ने का, तो सबसे पहले तो दैट CO विल बी सैक्ड बाय द जनरल कि तुम्हारा दिमाग खराब है। यू हैव टू डिग इन, फर्स्ट रूल ऑफ वॉर इज डिग इन। ट्रेंच बनाओ, फॉक्स होल्स होते हैं उसके अंदर जाओ, बंकर बनाओ, ऊपर हेड का प्रोटेक्शन रखो। ऐसा उन्होंने नहीं करा, क्योंकि देवर नेवर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा, ना वो उस मंशा से आए हैं, ना वो उस इरादे से आए हैं वहां पे। ठीक। जी चले देखें, आए हैं, लड़ाई तो हुई है, सारा ये डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ ना कुछ तो है, इसलिए कि मोदी जी ने भी उनको कहा है कि वो एक्सपेंशनिस्ट हैं और अब एक्सपेंशन की ये जो पॉलिसी पॉलिसी है अब ये नहीं चल सकती आज के दौर में, तो यकीनन कुछ ना कुछ तो है। अच्छा, और शुरू में जब वो आए थे आपसे भी मेरी बात हुई और यहीं पे बात हुई, तो आपने कहा था कि फिक्र ना करें वो वापस चले जाएंगे, ये हमारे दरमियान चलता रहता है। जी मुझे लगता है कि सर जिस तरह आपने मिस कैलकुलेट किया उनको, आपकी जो सीनियर मिलिट्री लीडरशिप है उसने भी चाइनीज की जो इनिशियल मूवमेंट थी उसको मिस कैलकुलेट कर दिया, और लगता ऐसे है कि चाइनीज प्रॉपर प्लानिंग से आए हैं और वो उन्होंने प्रीएम्प्ट किया है कुछ चीजों में इंडिया को, और वो ये समझ रहे थे कि शायद आप उनको इनसर्कल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी बजाय वो आ गए। जी, देखिए इसमें 2-3 बातें हैं, मैं आपको बता दूं। मिसकैलकुलेट किसी ने नहीं करा, जो मोदी जी ने बात करी थी ना कि एक्सपेंशनिज्म नहीं चलेगी, राइट? अब देखिए उन्होंने क्या करा, नेपाल के जो KP ओली हैं, KP शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर, बड़ा चाइना चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, उनके गांव के गांव खा गई चाइना। आपको पता है चाइनीज ने क्या करा? अगर साहब मैं आपको बताता हूं, चाइनीज बंदे आए नेपाल के अंदर, जो कि एक सॉवरेन कंट्री है, उसके अंदर आए, वो बंदा SUV के ऊपर खड़ा हुआ, उसने बोला कि कल तक तुम नेपाली थे, आज से तुम चाइनीज हो, मुबारक हो बहुत बहुत। और चाइनीज ने नेपाल की, अब बताइए, KP शर्मा ओली साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, बड़े
तगड़े लीडर बन रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी के। क्या हुआ? आपके मुल्क की जमीन ले ली हो, बड़े मैप बनाएंगे हम, लिपू लेक के इंडिया के मैप बनाएंगे। वो इंडिया के मैप बनाता रहा, चाइना ने उसकी जमीन लेके उसी का मैप खराब कर दिया। पहली बात। दूसरी चीज ये है कि मोदी जी ने बोला कि एक्सपेंशनिज्म नहीं चलेगी आज की दुनिया में, नोबडी विल टॉलरेट इट। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर चाइना ये समझे कि एक्सपैंड कर लेगा इनटू इंडियन टेरिटरी, वी विल नेवर परमिट इट। देखिए बात ये ना कि हम लोग, हमें पता है आज तक हमने चाइना को दुख नहीं दिया आज तक, ठीक है सर, बट हमारे भी प्लान्स हैं एंड वी हैव ग्रेट कैपेसिटी टू कॉज पेन टू चाइना। चाइना को इतना दर्द हो सकता है कि चाइना, जिसको कहते हैं ना हिंदी में, करहा जाएगा चाइना। अब मैं आपको 4-5 चीजें बताता हूं चाइना को दर्द कैसे होता है, ठीक है ना। लोगों ने बोला साहब कि चाइना अंदर आने की कोशिश कर रहा था और ये कर रहा था और हमारे फौजी शहीद हो गए, आपने 59 ऐप बैन कर दिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं बताता हूं क्या फर्क पड़ेगा। ऐप आपने बैन कर दिए, वो ऐप इंडिया में बैन करना अपने आप कोई बड़ी बात नहीं है, एक बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने अपना इंटेंट शो करा है। लेकिन क्या उस ऐप को इंडिया की वजह से इतना हार्म होगा चाइना को? नहीं। उसका असली नुकसान कहां पे होगा? क्योंकि जिसको लॉ में कहते हैं ना प्रेसिडेंस, आपने सुना होगा ये वर्ड, लीगल प्रेसिडेंस होता है। अब यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका को प्रेसिडेंट, देखिए चाइना ने कभी कुछ खुद नहीं बनाया। हजारों साल पहले चाइना ने पेपर और गन पाउडर बनाया था, उसके बाद चाइना ने कुछ नहीं बनाया। चाइना का सारा काम नकल वाला है। तो जो वीवो है चाइना का, वो ट्विटर की नकल है, राइट। चाइना कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई भी उसको ठेका दे देगा, ठेका बना के उसको वापस कर देगा। एप्पल का कोई भी सामान है, कंपनी फॉक्सकॉन है जो कि ताइवानीज कंपनी है, ओरिजिनल कंपनी एप्पल है जो कि अमेरिकन कंपनी है। चाइना क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कहने की मेरी बात आपसे ये है अतर साहब कि अब आपने प्रेसिडेंट सेट कर दिया, अब वो एप्स अमेरिका में बैन होंगे, वो एप्स यूरोप में बैन होंगे, दुनिया भर में बैन होंगे। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, हांगकांग में जो चल रहा है, राइट, अगर चाइना ज्यादा करता है, इंडिया विल गिव सपोर्ट टू द फ्रीडम स्ट्रगल इन हांगकांग, ठीक है। तीसरी चीज, ताइवान, डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन ऑफ ताइवान, ठीक है। चाइना एक अलहदा मुल्क है, ठीक है, ये मैं टीवी पर कह चुका हूं, अलहदा मुल्क है जिसके जो बॉर्डर हैं 14 मुल्कों से मिलते हैं, 14 मुल्कों से बॉर्डर मिलते हैं चाइना के, और उसके जो डिस्प्यूट है वो 21 मुल्कों से है, यानी कि 2 मुल्क छोड़ के तीसरे मुल्क से उसका डिस्प्यूट है। अभी उसने बोल दिया कि जी रशिया का व्लादिवोस्टोक भी हमारा ही है। तो ये एग्रेशन नहीं है, ये पागलपन है। और फिर पागल कुत्ते को किस तरीके से हैंडल करना है सबको आता है। देखिए ऐसा है ना कि अगर कोई सोचता है कि 130 करोड़ का मुल्क है और चीन आएगा और आंखें दिखाएगा और बोलेगा जी हम चाइनीज हैं, ये सब ऐसे नहीं होता। ये इंडिया है साहब, ये ऐसे नहीं होता। और ये वो वाला इंडिया नहीं है जो एक टाइम तक था कि जिसको कोई ना, जो वो था कि साहब हमारे पास पैसे भी नहीं है फिर भी लड़ रहे हैं और ये सब, वो नहीं है अब ठीक। पैसे भी हैं, हिम्मत भी है, चाइना आएगा फिर चाइना को सेट कर देंगे अच्छी तरीके से। जी। सर आपने जिक्र किया एप्स वगैरह बैन की हैं, मतलब कि पाकिस्तान का जब जिक्र होता था तो सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र होता था, अब डिजिटल स्ट्राइक की बात हुई और उसके ऊपर काफी लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि यार डिजिटल स्ट्राइक पर आपने ऑब्वियसली आपका अपना नुक्ता नजर है, आपने उसको यहाँ पे बताया। लेकिन जी अब जो रिस्पॉन्स है सर आपकी, जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, आपके फौजी जवान जो वहां पे मारे गए, वी हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर देम, वो अपने मुल्क की वहां पे हिफाजत कर रहे थे और वो लड़े जिस तरह भी उनके महदूद उनके वसाइल थे, इसलिए कि ऑब्वियसली असला इस्तेमाल करने की आपकी मिलिट्री लीडरशिप ने उनको इजाजत नहीं दी और वो वहां पे मारे गए। उन वी हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर देम, वो अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे थे, अपनी सरहद की हिफाजत कर रहे थे। लेकिन जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है सर, कि अभी तक कम से कम चाइना का नाम तो लेना सर, एक भी स्पीच में मोदी जी ने चाइना का नाम नहीं लिया कि तुमने मेरे बंदों को मारा है, मेरे बच्चों को मारा है और तुमने गलत किया है। ओके, अब मैं आपको इसका भी बता देता हूं। पहली चीज आपने बोला कि जी हमारे फौजी कयादत ने हमारे सोल्जर्स को वेपन अलाउ नहीं करे। याद है मैंने आपको पहले बताया था कि हमने करार साइन करा था, तो अलाउ तो चाइना को भी नहीं है, राइट। अलाउ, अब देखिए कुछ मैप साइन हुए थे शिमला मुआहदे के तहत, जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे, बेनजीर भुट्टो बहुत छोटी थी, इंदिरा गांधी थी वहां पे। जब वो मुआहदे साइन हुए थे, ये कारगिल की लड़ाई कैसे हुई? कारगिल की लड़ाई भी ऐसी हुई थी कि पाकिस्तान के साथ ये था कि अक्टूबर नवंबर में हमारे फौजी नीचे आ जाएंगे और पाकिस्तान के फौजी नीचे आ जाएंगे, राइट। और हर साल से यही होता आया था 1972 से, क्योंकि बोला बहुत ठंड है, लोग फालतू में वहां पे बैठे हैं। डीजीएमओ जो आपके डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन हमसे बात करते थे, हमारे डीजीएमओ साहब आपके डीजीएमओ से बात करते थे, राइट।
1999 में पाकिस्तान ने करार तोड़ दिया, वो जो मैप पे साइन किया था। अब मैं आपको बताता हूं, जो कह रहे हैं कि डिजिटल स्ट्राइक, ये जो डिजिटल स्ट्राइक वर्ड है ना, जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, चलिए आपने माना तो अतर साहब इसके लिए थैंक यू, वरना तो आप यही कह रहे थे कि पेड़ सर गिरा दिए, नहीं, कौवे मैंने गिरा माना नहीं, मैंने कहा दिए। वो फेक चलो सर्जिकल स्ट्राइक थी, कम चलो से कम आपने कहा तो सही ना। चलो कोई बात नहीं, आप फेक कहते हो, कोई बात नहीं, आप पाकिस्तानी हो, आप अपने मुल्क का मौजूद रखें आगे, मैं मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अतर साहब कि देखिए, जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, बालाकोट पे स्ट्राइक करी थी, वो हमने टेररिस्ट के खिलाफ करी थी, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ स्ट्राइक नहीं करी थी। पहली चीज, इट वॉज अ स्ट्राइक अगेंस्ट टेररिज्म। जो भी मारे गए थे टारगेट वर टेररिस्ट ऑफ जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर ए तैयबा। पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर कोई अटैक नहीं था। पहली चीज, दोनों दोनों स्ट्राइक्स, बालाकोट की बात ले लें, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक ले लें, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट फैक्ट, नंबर वन। नंबर टू, जो आप बात करते हैं कि साहब आप लोगों ने वो करा वहां पे ना, क्या कहते हैं कि आपने बोला कि आपने चाइना का नाम तक नहीं लिया, राइट? मोदी जी ने, आई थिंक अगर मोदी जी लद्दाख गए हैं, नीमू गए हैं और वहां पे एक्सपेंशनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे हैं, आपके साउथ चाइना सीज में एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, सब कुछ ऐसा चल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि नाम लिया नहीं लिया इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता। आई एज एन इंडियन मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि नाम लिया कि नहीं, मुझे पता है किसकी बात कर रहे हैं, मुझे पता है वो किसकी बात कर रहे हैं, चाइना को भी पता है। क्यों? वो सिर्फ इंडिया में कुछ लोग और पाकिस्तान में कुछ लोग जिनको ये हुआ कि मोदी जी ने नाम नहीं लिया। अगर मोदी जी ने नाम नहीं लिया तो अगले दिन चाइना का रिएक्शन क्यों आया कि वी आर नॉट एक्सपेंशनिस्ट? चाइना भी यही बोलता। देखिए, जहां पे वो बड़ी एक फेमस कवाली है नुसरत फतेह अली खान साहब की, कि आग ऐसी लगाई मजा आ गया, है ना? मोदी जी ने जो बोला, जिसको पहुंचनी थी पहुंच गई, और जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी कुछ लोग हैं, अरे जी मोदी जी ने नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया, तो क्या वो नाम नहीं लिया? जिसके लिए बोला उसको पता लग गया, उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जवाब भी आ गया, वो जी। बात हो गई हमारी जी। और अगर कुछ करेगा, और जो हमारे बंदे हैं, ऐसे नहीं है कि हमारे बंदे, देखिए हम में शराफत थी, जो हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए, हमने एडमिट करा, हमने उनको सैल्यूट करा, हमने उनको ऑनर करा। चाइना के दिल में चोरी है, क्योंकि चाइना को पता था कि उसने जमीन हथियाने की कोशिश करी थी, राइट? अगर चाइना, मैं तो फिर कह रहा हूं, हम कह रहे हैं ना 43 मारे, इंडियन आर्मी कह रही है, इंडिया कह रहा है आप मत मानिए, आप कह रही साहब 43 ने मारा, एक मारा चाइना में। आप टेलीविजन पे एक अपने सोल्जर की तो फ्यूनरल दिखा दीजिए कि उसका जनाजा ले गए, उसका अंतिम संस्कार जो हम हिंदुओं में बोलते हैं, उसको ले गए, उसको दफनाया, उसको जलाया, उसको सल्यूट करा। अब आप ये बोलेंगे कि साहब इंडियन आर्मी के हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए इंडियन आर्मी के, लेकिन एक भी चीनी को, वो सब जैकी चैन और ब्रूसली थे कि उनको एक खरोच भी नहीं आई, तो सब आप बताइए ये नेचुरल बात है? ये ठीक नेचुरल बात नहीं है। मैं कह रहा हूं एक बंदा मरा है, उसकी फ्यूनरल दिखा दो ना। ठीक है। अच्छा सर, ऑब्वियसली आपने कहा कि मोदी जी ने जो पैगाम भिजवाना था वो पैगाम पहुंच गया, पर आप नहीं समझते कि एक नेशन जिसने मौन किया, जिसने जनाजे देखे, जिसने आखिरी रसूमात देखी अपने सोल्जर्स की, दे डिजर्व मोर, दोज सोल्जर्स डिजर्व मोर, कि हमारा लीडर खड़ा होके ऑन करे कि इसने मेरे बच्चों को मारा है और मैं इनके खिलाफ हूं। डोंट यू थिंक दैट मैटर्स सर? देखिए, सबको पता है कि सरकार क्या कर रही है, सबको पता है कि सरकार क्या कर रही है, एंड पीपल इन इंडिया आर वेरी मैच्योर, ठीक है? पीपल इन इंडिया आर वेरी मैच्योर। जो लास्ट राइट सोल्जर्स को देनी थी, धूमधाम से दी गई लास्ट राइट्स, और जो भारत कर रहा है वो आपको दिख भी जाएगा अगले 5-6 महीने में। और अगर चीन को ये लगता है कि मामला खत्म, देखिए सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, मैं बोलूं उससे कुछ नहीं होता। लोग नरेंद्र मोदी जी से ये नहीं पूछेंगे कि आपने उस समय स्टेज पे खड़े होकर ये क्यों नहीं बोला। इंडिया के लोग ऐसे नहीं है कि आपने क्या बोला, इंडिया के लोग ये बोलेंगे कि मोदी जी आपने क्या करा, आपने करा क्या, फिजिकली बताइए आपने क्या करा। और वो जो फिजिकली है वो आपको 6 से लेकर 8 महीने में दिख जाएगा कि क्या हो रहा है। इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, वर्ल्ड का मीडिया उसको कवर करेगा, जो होगा आपको पता लग जाएगा। देखिए, सिर्फ हमारे 20 गए और उनके 43 गए, हिसाब बराबर नहीं हुआ। पहला बार उन्होंने करा था, करार उन्होंने तोड़ा, ठीक है? आप देखिएगा धीरे धीरे, और इसका जवाब जो है सिर्फ मिलिटरीली नहीं, इसका जवाब डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, हर जगह से। और दुनिया के बहुत देश, अभी आपको पता है जब इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में आया तो नॉन परमानेंट मेंबर बनके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आया, तो आपके पाकिस्तान के बहुत बड़े डिप्लोमेट, में नाम भूल रहा हूं उनका, उन्होंने ये बोला कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया कोई
नॉन परमानेंट मेंबर बन गया, पाकिस्तान भी बन चुका है कई बार पहले, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया बन गया। तो देन द एंकर आस्क कि साहब बड़ी बात क्या है? फिर कह रहा बड़ी बात यह है कि किस मार्जिन से इंडिया बढ़ा। इंडिया गॉट 80-90% ऑफ द वोट्स, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मुझे मेरी याददाश्त कमजोर नहीं हो रही इस वक्त। ये एक इंडिया का एक बहुत मैसिव सपोर्ट है वर्ल्ड में, क्योंकि इंडिया ने क्या करा है मैं आपको बताता हूं। राइट, इंडिया ने पहली चोट मारी है। हर समय लोगों को लगता था अरे यार चाइना ना बुरा मान जाएगा, चाइना बहुत तगड़ा खिलाड़ी है, बहुत पैसा चाइना के पास, चाइना बुरा मान जाएगा, चाइना गेट्स अपसेट, ट्रेड बंद कर देगा, ये बंद कर देगा, वो बंद कर देगा। इंडिया ने पहला वार करा। अब धीरे धीरे भूटान जैसे लोग, बर्मा जैसी कंट्रीज, और वो चाइना को छोटी कंट्रीज, बिल्कुल ना के बराबर पॉपुलेशन उनकी, वसाइल भी उनके पास कुछ नहीं, वो लोग खड़े हो गए। अमेरिका खड़ा हो गया। अमेरिका ने देखिए क्या काम करा है। अमेरिका ने शिनजियांग प्रोविंस के मामले में, जिसमें कि मैं पाकिस्तान को बोलता रहता हूं कि ये काम आपको करना चाहिए था, आप अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक बोलते हैं, शिनजियांग प्रोविंस के पीछे वो तो अमेरिकन तो फिर काफिर हैं, वो तो गैर मुस्लिम है, उन्होंने चाइना के खिलाफ कर दिया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने क्यों नहीं करा? आप कह रहे हैं मोदी जी ने चाइना का नाम नहीं लिया। अरे भाई, मोदी जी ने चाइना का नाम नहीं लिया, वो आप घेर रहे हैं मोदी जी को कि चाइना का नाम नहीं लिया। वहां पे 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल रखा है, बच्चे को, 3 साल के बच्चे को जेल में डाला है क्योंकि उसका नाम मोहम्मद था, उसको जेल में डाल दिया। फिर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने क्या बोला? एक इमरान खान तो कहते हैं साहब मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो ऐसे नहीं कर सकते, हमें ओवरऑल देखना है कि क्या हो रहा है। और लॉट ऑफ कंट्रीज आर राइजिंग बिकॉज इंडिया हैज शोन द वे। रास्ता भारत ने दिखाया, भारत ने पहल करी इसमें। जी सर, मसला ये कि हमारा तो 1 इंच ऑफ टेरिटरी भी ऐसा नहीं है जिसको हम क्लेम करते हैं और उस पे कोई आया और हम ना बोलें। हम तो, हमारे प्राइम मिनिस्टर तो खुल के बोलते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी बोलें या जिसके खिलाफ भी बोलें। तो अब उनका ना बोलना ऑब्वियसली, हम, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बहुत सारे लोग उसमें इंडिया पे भी एतराज कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ऑल्दो कि आपका क्लेम है कि ये बिल्कुल सूरत नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इट वर्स कम टू वर्स, अगर कोई जंग हो जाती है, लिमिटेड जंग हो जाती है, कुछ हो जाता है, हालात खराब हो जाते हैं, तो क्या मेजर गौरव आर्या साहब स्क्रीन पे बैठ के ही एज ए सहाफी दिफा करेंगे कि आर यू आर विलिंग कि अपना यूनिफॉर्म दोबारा पहन लेंगे? इसलिए कि रिटायर्ड फौजी तो वो कहते हैं ना कि जंग हो रही थी तो आजकल मैंने भी अपना यूनिफॉर्म इस्त्री करना शुरू कर दिया। तो मेजर गौरव आर्या अपने मुल्क का दिफा करने के लिए दोबारा तैयार हैं कि नहीं? देखिए साहब, ऐसा है अदर साहब, वी आर ऑलवेज रेडी। और पहले मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये मतलब अब तो नेशनल मीडिया में डिक्लेयर हो गया जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए थे, है ना। तो जो मेरी यूनिट है ना 17 कुमाऊं, मेरी यूनिट भी वहीं पे है। और 5 जून को मेरी यूनिट का अवार्ड क्यों मिला था? क्योंकि पेंगोंगसो लेक के अंदर जो हमारा एरिया है, वहां पे चीनियों ने घुसने की कोशिश करी थी, इनकी टांगे तोड़ी है मेरी यूनिट ने। मेरी यूनिट का नाम याद रखिएगा, 17वीं बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट भदूरिया पलटन। तो कुमाऊनी है, उसमें सारे हिल ट्रूप्स है, प्योर कुमाऊनी यूनिट है मेरी। खूब ठोका चीनियों को, अवार्ड मिले 2 लोगों को वहां पे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर्सनली गए थे ले, अवार्ड करके आए यूनिट को। तगड़ा एक्शन था। कहने की बात यह है कि हम तो तैयार हैं, हर समय अपने मुल्क के लिए तैयार हैं। हमने कभी किसी की जमीन पे नजर नहीं डाली जो हमारी नहीं थी। मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं, आप 10,000 साल का इतिहास निकाल के देख लीजिए। अगर कोई भारत का राजा कहीं गया हो अपना धर्म फैलाने के लिए, किसी को ये बोलने के लिए कि तुम हिंदू बन जाओ, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कोई हिंदू बने ना बने, हमें किसी में इंटरेस्ट है ही नहीं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि तुम हमें अपने हाल पे छोड़ दो यार, तुम जाओ। दैट इज आवर ओनली थिंग। वी आर वेलकमिंग। आप देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं ऑथर जी। जब ईरान से पारसी जो थे भाग कर आए, राइट, क्योंकि वहां पे फिर वो जुल्म होने लगा उनके ऊपर, तो उनको बोला कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं। वो भाग के इंडिया आ गए गुजरात में। तो गुजरात में हिंदू राजा था, जहां पे वो लोग लैंड करे थे ना, वहां पे किए थे, जहां पे, वहां पे हिंदू राजा था। तो उसके पास तो जगह थी नहीं, वो कहाँ, ये लोग कौन आ गए बाहर से, तो वो कंफ्यूजन में था। तो उसने, ये बड़ी अच्छी कहानी है, उसने ग्लास दूध भर के भेजा पारसियों को, और वो ग्लास दूध का था, वो ऊपर तक भरा था, यानी कि ये ग्लास में पूरा दूध भर चुका है, अब हमारे लिए, तुम्हारे लिए जगह नहीं है। पारसियों ने पता है क्या करा? पारसियों ने एक मुट्ठी चीनी ली और उसके अंदर डाली, और उनको बोला कि हम तुम्हारे हिंदुस्तान में ऐसे घुल मिल जाएंगे जैसे शक्कर या चीनी मिल जाती है दूध के अंदर। वो दिन था और आज का दिन है, राइट। पारसीज का कंट्रीब्यूशन देखिए। टाटा, इंडिया का जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है, दैट इज ओन्ड बाय अ पारसी। फील्ड मार्शल मानेकशॉ वाज अ पारसी, 71 वॉर के जो हीरो थे, फील्ड मार्शल मानेकशॉ। सो इनका कंट्रीब्यूशन रहा। हिंदुस्तान में सब लोग आए हैं बाहर से,
हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान कभी नहीं गया, यहाँ के लोग कभी बाहर नहीं गए कि जी हम, हाँ वो ठीक है, कोई लंदन में सेटल्ड है वो अलग अलग बात है, कोई यूएस में सेटल्ड है वो तो आजकल लोग जाते हैं, पर हम लोगों ने कभी किसी की जमीन पे नजर नहीं डाली कि जी तुम्हारी जमीन हमें पसंद है। नेवर वी हैव डन इट। जी। अच्छा सर, अब मैं आखिरी सेक्शन की तरफ आऊंगा, एक दो सवाल करूंगा आपसे कश्मीर के जी हवाले से। जी जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया तो उस वक्त कुछ लोगों ने कहा कि ये बड़ा अच्छा इकदाम है मोदी साहब का, खुसूसन भारत में जो उनके सपोर्टर्स हैं। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग ये कह रहे थे कि इससे नुकसान होगा, इससे ये महंगा भी पड़ सकता है। तो अब ये जो लद्दाख में हुआ, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी करार दे दिया गया, कहा कि दिल्ली से इसको हम कंट्रोल करेंगे, उसका उसकी वजह से ये सारी एपिसोड बनी। तो आप समझते हैं, यू स्टिल थिंक कि ये जो आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया है, ये ठीक इकदाम था मोदी हुकूमत का? सर एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि ये जो पूरे सूरत हाल लद्दाख में बनी है 370 का, नेपाल ने कौन सा 370 हटा दिया? जो 21 देश हैं जिनके साथ प्रॉब्लम है, उन्होंने कौन सा 370 हटा दिया? व्लादिवोस्टॉक जो कि रशिया का एक शहर है, उसने कौन सा 370 हटा दिया? देखिए बात यह है कि जो भी हुर्रियत पसंद होगा ना इंडिया में, कश्मीर घाटी में खास तौर से, उनको कश्मीर है कितना बड़ा मैं फिर बता दूं, 145 किलोमीटर बटा 50 किलोमीटर का कश्मीर घाटी है। इट्स वेरी स्मॉल, छोटी सी है वो, लगभग यही है। आई कुड बी ऑफ अ फ्यू किलोमीटर्स एंड माइल्स, माफी चाहूंगा उसके लिए, बट मोटा मोटी इतनी है। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल प्लेस। अब देखिए बात पता है क्या है, हमारे लिए तो सिग्निफिकेंट है क्योंकि हमारे मुल्क का टुकड़ा है। जैसे दिल्ली हमारे मुल्क का हिस्सा है, वैसे कश्मीर हमारे मुल्क का हिस्सा है। हिस्सा कह लो, टुकड़ा कह लो, वट एवर वर्ड यू वांट टू यूज। इशू इज दैट जो भी हुर्रियत वाला होगा बोलेगा साहब अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा तो कश्मीर से ही होगा, सूरज यहीं से उगता है यहीं पे। ये एक टाइप की मेंटालिटी है। चाइना का जो लैंड का मामला है तो सिर्फ भारत के साथ नहीं, 21 मुल्कों के साथ है, जिसके साथ उसके बॉर्डर भी नहीं है। उनका कौन सा 370-35 का मामला है? और दूसरी चीज है कि ये जो चीज है ना, अब 370, अब अगस्त में, जुलाई हो गया, अगले साल अगस्त में, आप 5 अगस्त को उसका 1 साल पूरे हो जाएंगे, क्या हो गया? और देखिए साहब, मैं ऐसे कोई बड़के नहीं मार रहा, जिसको बोलते हैं ना पंजाबी में बड़के मारना, मैं बड़े फ्रैंकली आपसे बात कर रहा हूँ। मतलब एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, क्या कर लेगा चाइना? क्या कर लेगा चाइना? हमारे पास भी फौजें हैं, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। मैं कभी गैर जिम्मेदाराना वर्ड न्यूक्लियर यूज नहीं करना चाह रहा यहाँ पे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, पावर, नेशनल पावर प्रोफाइल में वो भी है। हमारा डिप्लोमेटिक कोर बहुत जबरदस्त है, बड़ा एक्टिव है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बड़ी जबरदस्त है, एक्टिव है। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर जगह है। इसकी असली जो लड़ाई है ना, ये लद्दाख में नहीं है साहब। इसकी असली लड़ाई समुद्र में है, मलाका स्ट्रेट, साउथ चाइना सी, ये है। यहाँ पे जो देख रहे हैं लद्दाख में, ट्रेलर है बस। असली जो जंग है वो पहाड़ों में नहीं है साहब, असली जंग समुद्र में है। और ठीक। क्या होगा जिस दिन चीन का मूड थोड़ा सा खिसका और चीन ने बोला कि साहब अब चलो हिंदुस्तान को सबक सिखाया जाए, तो उनके जितने भी वेसल्स है ना, ये फ्रिज और टीवी और ये सब भर के जो ले जाते हैं, जिससे चीन के पैसे आते हैं, टुडे, इवन टुडे, 2012-2013 में चाइना के पास डिस्ट्रॉयर आया था, लियाओलिंग, जो भी नाम उसका, अजीब सा नाम है, चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर, माय मिस्टेक, एयरक्राफ्ट कैरियर। हमारे पास 1971 वॉर में एयरक्राफ्ट कैरियर था। वी आर गेटिंग अ सेकंड वन, वील बी बिल्डिंग मोर न्यूक्लियर सबमरीन, वी आर बिल्डिंग मोर। आज की तारीख में मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी इज वेरी पावरफुल, वी हैव द कैपेबिलिटी। आपको क्यों लगता है वो जो अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर आए, ये जो भी, आई थिंक एक तो निमिट्स आया, यूएसएस निमिट्स, एक यूएसएस रूजवेल्ट आया, कौन सा, ये रोनाल्ड रेगन, वन ऑफ दीज, 2-3 आए वहां पे। वो क्यों आए हैं? वो साउथ चाइना सी में क्यों आए हैं? क्योंकि वो, आप लोग शाहरग एक वर्ड यूज करते हो ना, शाहरग, चाइना की शाहरग वो है। ठीक। जापान, जापान ने अपनी नेवी उतार दी, ऑस्ट्रेलिया ने अपना बजट बढ़ा दिया, इंडियन नेवी उतरी है। जिस दिन चाइना का थोड़ा सा ऐसा हुआ, चाइना फील्स स्लाइटली मोर एडवेंचरस, चाइना का गला कहां घोटना है हमें पता है। ऊपर नहीं घोटना है लद्दाख में, वो नीचे घोटना है समुद्र में। ठीक। अच्छा, वो सर इस तरह है ना कि वो अमेरिकन इसलिए आए कि वो आप पे रिलाई कर रहे थे और आपने उनको मायूस कर दिया, तो अब उन्होंने कहा कि अब हमें खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, हमें खुद आना पड़ेगा, तो वो तो देखिए, इसलिए। मैं आपको बता देता हूं अतर साहब, ऐसा नहीं है। इंडिया ने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, ठीक है? इंडिया ने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। जब लद्दाख का मामला शुरू हुआ था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था कि वी वांट टू हेल्प, है ना? जब उन्होंने बोला कश्मीर का मामला, वी वांट टू हेल्प, तब हमने मना कर दिया। चाइना का मामला, देखिए, इंडिया इंडिया was a cultural superpower for 10,000 years, is a cultural superpower today. It is becoming an economic superpower. It is in the process of becoming. हमें किसी की जरूरत नहीं है, बट हाँ, अगर हम 4 लोग मिलते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस क्या है, सब लोग तो मिले हैं उसमें, G20 की बात करते हैं, G7, G8 की बात करते हैं लोग, और आप ब्रिक कंट्रीज की बात करते हैं,
जिसमें ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये सब जो कंट्रीज हैं, सब लोग अपने अपने मफादात के लिए तो मिल जाते हैं ना, पीपल जॉइन टुगेदर फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। तो ठीक है, उसी तरीके से क्वाड भी बनाए, लेकिन मिलिटरीली फ्रांस ने बोला कि हम मिलिटरीली इंडिया को सपोर्ट करेंगे। फ्रांस इज अ न्यूक्लियर पावर एंड फ्रांस इज दिस थिंग, इट्स पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी। आप देखिए ना, सब जो सिक्योरिटी काउंसिल के लोग हैं, जो और बाकी 4 मेंबर हैं, सारे के सारे इंडिया के खेमे में खड़े हैं। हमने ठीक। मायूस किसी को नहीं करा, हमने सिर्फ एक बात बोली है, मायूस नहीं, सब हमारे दोस्त हैं, हमारी प्रॉब्लम हम खुद सॉल्व कर देंगे, हमें ठीक। किसी की जरूरत नहीं है। जी। अच्छा, अच्छा, मैं फिर कश्मीर की तरफ आऊँगा सर कि कश्मीर में आप लोग डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। जो शख्स आप कहते हैं, जो बंदा वहाँ पे 15 साल से काम कर रहा है, ब्यूरोक्रेट्स हैं मेजॉरिटी जो दूसरे सूबों से आए हुए हैं, जो वहाँ पे 15 साल आप रहें, कश्मीरियों पे ज़ुल्म करें और 15 साल जब आप रह लेंगे तो आप क्वालिफ़ाई कर लेंगे डोमिसाइल के लिए। उसमें बिहार के लोगों को, बहुत सारे लोगों को डोमिसाइल दिए गए। अब ये बताएँ कि आप कब ले रहे हैं कश्मीर का डोमिसाइल, कि जिस तरीके की वहाँ पे आप लोग लेके आए, तो मेरे तो ख्याल में मेजर गौरव आर्या साहब भी एक दिन कह देंगे कि मेरे पास भी कश्मीर का डोमिसाइल है। मैं सर एक बात बताता हूँ आपको, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, मेरे कश्मीरी दोस्त हैं, गुस्सा हो जाएंगे, फिर मुझे फोन करके उन लोगों ने सुनानी है खरी खोटी। और मैं अगर घर कभी लूंगा पहाड़ों में, तो सर मेरी रेजिमेंट जहाँ की, कुमाऊं की, बड़ी खूबसूरत जगह, कभी आप इंडिया आएंगे अतर साहब, मैं आपको ले जाऊंगा कुमाऊं हिल्स। और कुछ कुछ जगह कश्मीर से भी खूबसूरत हैं, पिथौरागढ़ है, रानी खेत है, नैनीताल है, धारचूला है, मैं आपको ले जाऊंगा, आप देखिएगा। घर वहां पे बनाया जाएगा, कश्मीर पे घर नहीं बनाऊंगा मैं, वहां पे घर बनाऊंगा। ठीक। अच्छा, सर ये है कि आप ये कहते हैं अक्सर, जब आपसे बात होती थी तो अक्सर आप ये कहते थे कि जो आज़ाद कश्मीर का एरिया है, जहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर कश्मीरी, आप कहते थे वो कश्मीरी नहीं है, इसलिए कि वो कश्मीरी बोलते नहीं है, उनका क्या ताल्लुक है कश्मीर से। लेकिन दूसरी जानिब जिन लोगों को डोमिसाइल दिए जा रहे हैं, अब जो इंडिया कानून लेके आया है कि एनीवन जो 15 साल तक कश्मीर में रहेगा या 7 साल वहाँ पे एजुकेशन ले, मैट्रिक करे या एफए करे, तो वो कश्मीरी बन जाएगा। तो आप क्या समझते हैं, ये फेयर पॉलिसी है? एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान वाले जो कश्मीरी हैं वो कश्मीरी नहीं है, दूसरी तरफ इन लोगों को आप लोग डोमिसाइल दे रहे हैं। देखिए जो आपके लोग हैं ना, खासतौर से मीरपुर वाले, इस एरिया वाले, वो सब पंजाबी बोलते हैं। आप देखिए, आज तक, ये तो अभी डोमिसाइल देने वाला केस अभी शुरू हुआ है ना, हाल फिलहाल में शुरू हुआ है, ये तो पहले तो नहीं था। जब तक 370-35 था, उसके बाद भी नहीं हुआ है, तो अभी हाल फिलहाल की खबरें हैं ये जो आप बात कर रहे हैं, 1-2-3 महीने की। इसमें साहब 2-3 बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। नंबर 1 कि जो पाकिस्तानी 99% वो कहते हैं हम कश्मीरी हैं, राइट? अगर तुम कश्मीरी हो तो कश्मीरी बोलो ना, वाजवान खाओ, कश्मीरी कल्चर फॉलो करो। बोलते पंजाबी हैं, तुसी अस्सी करते हैं। कश्मीरीज डोंट स्पीक लाइक दिस, कश्मीरी इज टोटली डिफरेंट, पहली चीज। दूसरी चीज है कि जो इनिशियली डोमिसाइल 6,500 लोगों को दिया गया था वहां पे, मैं आपको बताता हूँ थे कौन, ये हमें समझने की जरूरत है। थोड़ा सा ना रिसर्च मैं चाहूंगा कि इंडियन भी और पाकिस्तानी भी, दोनों भी भाई बहन जो देख रहे हैं, वो जरा एक बार रिसर्च कर लें। ये जो कश्मीर आप कहते हैं ना, पूरा शामिल लद्दाख, शामिल जम्मू, शामिल सब, ये डोगराओं का बनाया हुआ है। जो डोगरास थे ना, एक जिसमें जमवाल, एक राजपूत कास्ट है, जमवाल कहते हैं, उनका सरनेम जमवाल है। ये डोगरा डायनेस्टी वो जमवाल डायनेस्टी, जिसमें कि जनरल जोरावर सिंह वगैरह और जनरल राजेंद्र सिंह, ये बड़े बड़े नाम रहे हैं, मतलब दीज आर वेरी बिग पीपल, बड़े बड़े नाम हैं इनके। तिब्बत तक घुस गए थे लोग तो, क्योंकि इनका एरिया था। और लद्दाख में एक्चुअली ये तिब्बत कोई कॉन्कर करने नहीं गए थे। एक्चुअली क्या था कि अगर आप हिस्ट्री देखें, लद्दाख और तिब्बत के ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं ना, जो जिसमें, क्योंकि इट्स अ कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट, वहां पे पेड़ वेड़ ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, इस तरीके हरियाली नहीं मिलेगी, तो इनकी लड़ाइयां चलती रहती थी, काफी 1000 साल से लड़ाइयां चल रही हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये डोगरा का बनाया हुआ है, ये जो डोगरे हैं ना, उन्होंने बनाया। दूसरी चीज मैं बता दूं कि कभी भी कश्मीर का राजा 1300 सम ईयर में, शाहमीर पहला मुस्लिम राजा था कश्मीर का, राइट? शाहमीर था उसका नाम। आज तक 1947 में आपका मुल्क बना, हमारा मुल्क आजाद हुआ, राइट? आज तक कश्मीर में किसी मुस्लिम राजा ने राज नहीं करा, कश्मीरी मुस्लिम ने, मेरा मतलब है कश्मीरी मुस्लिम से। नो कश्मीरी मुस्लिम हैज रूल्ड कश्मीर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तीसरी बात, आप 370-35 से, ठीक है साहब, 370, ये मतलब मैं कश्मीरी मुस्लिम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शामीर वाज अ मुस्लिम, शामीर ने कश्मीर पर रूल करा, अफगान आए, अफगानों ने रूल करा, मुगलों ने रूल करा,
लेकिन कश्मीरी मुस्लिम ने रूल नहीं करा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मैं आपको क्लियर कर दूं एक बार। दूसरी चीज है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साहब 370-35 की जहां तक बात है, राइट, और ये जो डोगरा डायनेस्टी की मैंने आपको बात बोली थी, ये जो इनिशियल दिया, ये गोरखा जो सोल्जर्स थे ना, जो गोरखे आए थे, गोरखा सोल्जर्स जो आए थे, गोरखा सोल्जर्स वहां पे 150 साल से लड़ रहे हैं। जो डोगरा राजा इनको लेकर आए थे लड़ने के लिए, 150 साल से वहां पे लड़ रहे हैं, 200 साल, मतलब कब से लड़ रहे हैं, और वहीं पे सेटल हो गए। ये गोरखास हैं, बट दे सेटल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। यार आपके लिए खून बहाया, आपके लिए सब कुछ करा, सरकार क्या कह रही है? ये जो गोरखास हैं, इनको दोनों सिटीजनशिप आपने नहीं दी इनको। क्यों? उसका रीजन है, आपने इसलिए नहीं दी उनको 1970 के बाद, क्योंकि वहां पे अब्दुल्ला खानदान, मुफ्ती खानदान, इन लोगों ने क्या करा है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ठीक है, इन लोगों ने जो कश्मीरी मुसलमान था उसका तो भला करा नहीं, क्योंकि कश्मीरी मुसलमान का तो हाल ही खराब है बेचारे का, सारे पैसे ये सब लोग खा गए। पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी, मैं एक का नाम नहीं ले रहा, एक किसी खास खानदान का, सब तो ऐसी थे। दे हैव रियली डन वेरी बैडली देयर फॉर द पीपल। आप अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, नेशनल हाईवे जो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है बड़े शानदार है। आप देखिए स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया इन लोगों ने, क्यों नहीं अच्छा करा? बेस्ट, इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी कश्मीर में क्यों नहीं है, क्यों नहीं करा इन लोगों ने? अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, ये जब पूरा मामला इन्होंने कर दिया, तो इन्होंने डोगराज जो थे, जिन्होंने एक्चुअली जो जम्मू कश्मीर लद्दाख को बनाया है, जो मैप्स पे है, वो डोगरों ने बनाया है। डोगराज हैव मेड इट, दे हैव ट्रीटेड डोगराज लाइक सेकंड क्लास सिटीजंस। उनके साथ सौतेला व्यवहार करा है डोगरों के साथ। The people who actually ruled, they have deliberately done it. All the jobs have gone to, so बात ये है कि कहीं ना कहीं तो आपकी जस्टिस होनी चाहिए। अब आप लोग कह रहे हैं कि साहब सिटीजनशिप दे दी, क्यों? लोग अमेरिका में रहते हैं, सिटीजनशिप नहीं मिलती, ये तो फिर भारत का हिस्सा है, क्यों नहीं मिलेगी? और एक देश में दो आपके कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन यू हैव टू रूल्स इन वन कंट्री? इंडिया इज वन। हम लोग कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, क्या एक है? 370 लगा हुआ है, 35 लगा हुआ है, कैसे एक है? अब जाके एक हुआ है। इफ अ कश्मीरी, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, अगर एक कश्मीरी को हक है दिल्ली में घर खरीदने का, और जो कि है उसको, और उसको 70 साल से हक है, अगर कश्मीरी दिल्ली में घर खरीद सकता है, तो दिल्ली वाला कश्मीर में घर क्यों नहीं खरीद सकता भाई? आप ऐसा अलाउ करेंगे? पाकिस्तान में, मैं आपसे पूछता हूं, पाकिस्तानी है कि आपने बोल दिया कि आप नहीं खरीद सकते, वो खरीद सकता है? इट्स नॉट लाइक दैट सर। पाकिस्तान में ये है, जो आजाद कश्मीर हमने आजाद भी करवाया, वहां पे भी सिर्फ जो रियासती बाशिंदे हैं वो जी। जायदाद खरीद सकते हैं, आम पाकिस्तानी जाके वहां नहीं खरीद सकता। नाउ टेल इसलिए मी अतर कि साहब, हम लोग बिल्कुल, कश्मीरियों को रिस्पेक्ट करते हैं, हम जी जी समझते जी हैं जी, कि बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप आप लोग एक काम हैं। करिएगा, जी जी जी, बिल्कुल आपकी बात मैं समझ गया, और मैंने क्वेश्चन इसीलिए आपको दिया था क्योंकि मुझे पता था आप ये सवाल देंगे। अब आप एक बात बताइए, आप इंटरनेट पे जाइए और पाकिस्तान की वेबसाइट्स देखिए, ठीक है? आप कश्मीरियों की इज्जत करते हैं, बिल्कुल करते हैं आप, मैं मना नहीं कर रहा। आप कहते हैं कि रियासती बाशिंदे वही रह सकते हैं, आम पाकिस्तानी नहीं खरीद सकता, ठीक है? फिर आप ये बताइए अतर साहब, 98% ऑफ द पीपल, why are 98% of the people in POK, जिसको आप आजाद कश्मीर बोलते हैं, why are they ethnically पंजाबी? आप They ये are not, बताइए sir, they are not ethnically Punjabi. वो they सर। speak सर Pahari. सर They speak सर Pahari, एक which is a dialect close to Punjabi, but they are not यस, Punjabis. ओके, ये दे आर, सुनिए मैं एक बात बताता हूँ सर, सुनिए, let me tell you, give you one fact, allow me sir. to complete, allow Please, me to go ahead, complete. go ahead. Pahadi, right, and all these languages, they are derivatives of Punjabi, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, इन सब का, अगर आप मेरे सामने पहाड़ी बोलेंगे ना, मैं समझ जाऊंगा, लेकिन अगर आप मेरे सामने कश्मीरी बोलेंगे, मैं नहीं समझ पाऊंगा। और मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, प्लीज गिव मी 2-3, इसके बाद मेरा दूसरा कमिटमेंट है, आई हैव टू गो टू द स्टूडियो। मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा पाकिस्तान की वेबसाइट, जिसमें कहते हैं कि पीपल आर एथनिसिटी, मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं दे आर एथिकली ऑफ पंजाबी डिसेंट एंड पंजाबी रूट्स, जो कि पहले महाराजा रंजीत सिंह का भी जो एम्पायर था एक टाइम पे, जो इट वाज टचिंग काबुल एंड ऑल दैट, इट वाज टचिंग अफगानिस्तान, ये पर्सन फैला हुआ था, तो तब से भी लोग आए हैं और काफी हुआ है यहाँ पे, मुगल के टाइम से भी आए हैं। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, जिसको लोग कहते हैं ना कश्मीरी, हम लोग ये नहीं करते रहते कश्मीरी, ये हम बड़ी इज्जत करते हैं आप लोग, एक बात बताइए सब, उनकी लैंग्वेज क्या है? कितने लोग हैं जो मीरपुर में जो अपने आप को कश्मीरी कहते हैं? आप बोलो कश्मीरी हो तो कश्मीरी बोल, भाई पंजाबी बंदा वही है ना जो पंजाबी बोले। आप बोलते हो जी मैं पंजाबी हूं, लेकिन मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती, क्योंकि जो मेरी माँ बोली है ना वो सिंधी है, तो भाई तू पंजाबी कैसे हो गया जब तेरी माँ बोली सिंधी है? तो ठीक। इट्स वेरी नेचुरल। अच्छा, पर सर जो बिहार से आप सिविल सर्वेंट्स को दे रहे हैं वो जायज हैं, वो मतलब कि वो कश्मीरी बन गए हैं,
और जो पाकिस्तान में कश्मीरी रहते हैं वो कश्मीरी नहीं है। इट डजंट मेक सेंस ना कि उत्तर प्रदेश से, बिहार से वो लोग आ गए, वो ओवरनाइट कश्मीरी बन गए, और वो लोग जो सेंचुरी से वहां रह रहे हैं उनको आप कहते हैं कि वो कश्मीरी नहीं है। नहीं मतलब इसमें आपको सर, खुद थोड़ी सी वो मैं नहीं बताता लगता कि हूँ। थोड़ा नहीं सा नहीं तजाद है आपके बयान में? जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप क्लेम करते हैं ना हम कश्मीरी हैं, राइट, देखिए इट इज कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर। The entire union territory is called Jammu and Kashmir. Now they will take a domicile of Jammu and Kashmir. तो जैसे कि अगर मैं अमेरिका की सिटीजनशिप ले लूं और मैं बोलूं कि जी मैं अमेरिकन सिटीजन हूं, फॉर एग्जाम्पल, एक सिटीजनशिप का एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें कोई सिटीजनशिप वाली बात नहीं है, इंडिया है, लेकिन मैं एक एग्जांपल देने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं जिसको हिंदी में कहते हैं। तो आप सब पहुंच गए वहां पे अमेरिका में, आपको मिल गया, आप अमेरिकन सिटीजन बन गए, ठीक है ना, राइट। मैं वहां पे ये कह रहा हूं कि जब लोग कहते हैं, ये बात हुई कि आपके ना वहां पे लंदन में एक वो रहते हैं, लॉर्ड क्या नाम है उनका, लॉर्ड अहमद नजीर, नजीर अहमद। लॉर्ड नजीर अहमद साहब कश्मीरी हैं सर वो भी। हाँ, वो उनसे क्या था कि किंग्स कॉलेज में हमारी बहस हुई थी, किंग्स कॉलेज लंदन में बहस हुई थी लॉर्ड नजीर अहमद के साथ। तो वहां पे मेरे एक और दोस्त हैं, ही इज कश्मीरी, हिज नेम इज जुनैद कुरैशी। और जुनैद पढ़ा लिखा आदमी है, मतलब ही इज अ वेल रेड मैन। और एक और दोस्त है मेरा, विनोद टिक्कू, वो भी कश्मीरी पंडित है, वो भी लंदन में रहता है। जुनैद डज नॉट लिव इन लंदन, जुनैद बाहर रहते हैं यूरोप में कहीं और ये जो विनोद टिक्कू है, विनोद टिक्कू तो वहीं पे लंदन में रहता है विनोद टिक्कू। So when he said, I am Kashmiri, I am Kashmiri, I am Kashmiri, both of these Kashmiris, one Hindu and one Muslim, started speaking to him in Kashmiri. वो हॉल भरा हुआ किंग्स कॉलेज लंदन का। और ये लॉर्ड नजीर साहब ये कह रहे हैं, यार सर ये कौन सा बाउंसर है, कह रहे साहब आप कश्मीरी हैं तो बात तो करिए हमसे कश्मीरी में, अगर आप कश्मीरी हैं तो। ये किंग्स कॉलेज लंदन की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो ये सब लोग देखिए, आप डोमिसाइल किसी को देना वो अलहदा बात है, ठीक है। वो कहेगा कि आई लिव इन कश्मीर, वो जो बिहार से जा रहा है, यूपी से जा रहा है, वो कभी नहीं कहेगा जी मैं कश्मीरी हूँ। कश्मीरियों के नाम भी अलग होते हैं ना, ये लॉर्ड नजीर का जो नाम है ना, नॉट कश्मीरी नेम एट ऑल। जैसे टिक्कू है, डर का डर बन गया, ठीक है, वानी है, अंद्राबी है, ये कश्मीरियों के टिपिकल सरनेम होते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे दुनिया में। कश्मीर वैली के बाहर ये बंदे आपको मिलेंगे नहीं, बहुत कोई जम्मू जम्मू में सेटल हो गया तो सेपरेट केस है, और दिल्ली में भी सेटल है काफी कश्मीरी। लेकिन आपको जो कश्मीरी नाम है, कश्मीरी कल्चर है, खास तौर से कश्मीरी खाना है, वाजवान, जो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ अथर जी, जो सालन में अपने गोश्त में लोग स्पाइसेस डालते हैं ना कश्मीरी, ये आपको हिंदुस्तान में सिर्फ जैसे आईएनए मार्केट है दिल्ली में, आपको वहां पे मिलेगा, कुछ कुछ जगह मिलेगा आपको, ये आम दुकानों में नहीं मिलेगा कश्मीरी स्पाइसेस। ठीक है। कल्चर ही अलग है कश्मीरियों का, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम कोई भी हो वहां पे चले जी। इस पे भी एग्री टू डिसएग्री ऑन दिस, इसलिए कि यहाँ पे पाकिस्तान के बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, उनको उर्दू नहीं आती, पर है तो वो पाकिस्तानी, वो यूके में रहते हैं। मैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, 1 घंटे से ज्यादा हो गया हमारा टाइम। जी जी बिल्कुल। अगेन जब भी इंडिया में प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई मसला होता है, पाकिस्तान को तो ब्लेम करना आप लोगों की फेवरेट हॉबी है। अभी चाइना के साथ जो मसला चल रहा है उसमें भी पिछले दिनों टीवी पे बैठ के बहुत सारे हमारे इंडियन सहाफी दोस्त ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने 2 डिवीजन फौज गिलगित बल्तिस्तान में मूव कर दी। अब गिलगित बल्तिस्तान एक हिली एरिया है, माउंटेनस एरिया है। क्या ऐसे आर्मी मैन आप समझते हैं कि 2 डिवीजन आर्मी 2 दिन के अंदर मूव हो सकती है, और वो भी एक माउंटेनस रीजन में? अब डिवीजन के अंदर आपको पता है ब्रिगेड होंगे, ठीक है, 3 ब्रिगेड होंगे, यूनिटें नीचे होंगी, यूनिट का इक्विपमेंट, एक एक चीज मूव करना वो कैसे पॉसिबल है? तो ये डू यू रियली थिंक कि पाकिस्तान ने कोई एक्स्ट्रा 2 डिवीजन वहां पे मूव कर दिए गिलगित बल्तिस्तान में? मुझे पता नहीं इसके बारे में, मैंने भी सुनी बात थी, लेकिन अगर करी है तो आई एम हैप्पी एज अ फौजी, क्योंकि फाइनली देखिए अभी तक पाकिस्तानी फौज हमने देखी नहीं थी। अभिनंदन हमने से तो ये सर पूछना है, उस अभिनंदन ने देखी हुई है, उसने उनसे पूछना है कि पाकिस्तानी फौज देखिए, कैसी, कितनी प्रोफेशनल। मैं आपको बात बताऊं, ये सब अभिनंदन का ना एक मैं, और आप इसको एडिट ना करें, मेरे सवाल को आप जरूर अंदर डालें, पूरा ठीक है ना। पूरा डालूंगा सर, पूरा पूरा। जी एक जी। इसमें फुल स्टॉप भी इधर से उधर नहीं होगा, यूट्यूब के देखिए ऊपर ना, पूरा सुनिए, जाएगा। मुझे लगता है ना कि जैसे अब अभिनंदन का पता है केस क्या हो गया पाकिस्तान में, जैसे कि जिसको हम लोग कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। मुझे ऐसा लगता है, और मैं कोई आई डोंट वांट टू बी इंसल्टिंग और इवन लाइट, मैं आपको दिल से बात बोल रहा हूँ आज। मुझे लगता है पाकिस्तान में ना गुड न्यूज नहीं है, अच्छी खबर सुनने को नहीं मिलती पाकिस्तान में जनरली, कि क्रिकेट का मैदान हो या इकोनॉमी हो या फौज से भी कोई, देयर इज वेरी लिटिल गुड न्यूज इन पाकिस्तान, अच्छी खबरें।
तो लोग मतलब खा पी के यारी दोस्ती में अपना एक मोराल अप रखते हैं। नेशनल लेवल पे कोई गुड न्यूज नहीं आती। क्या हुआ, आपका फाइट हुआ, अभिनंदन जो है, एक पहली बात बताइए, अभिनंदन का प्लेन क्रैश हुआ, गांव वालों ने अभिनंदन को पकड़ा, ठीक है ना? क्रैश नहीं हुआ सर, उसके आपने मार के गिराया। नहीं, क्रैश हुआ ना उसके बाद कि जी उड़ता रहा, वो तो क्रैश हुआ। आपने मारा अभिनंदन को, अभिनंदन के एयरक्राफ्ट को। पाकिस्तान, अच्छा ठीक है, अगर आप लीगल तौर पे बात करना चाहते हैं, मैं लीगल तौर पे, पाकिस्तानी जहाज ने इंडियन जहाज को मारा जो कि अभिनंदन चला रहा था, उसका जहाज क्रैश हो गया, अभिनंदन बेल आउट कर गया। अच्छा, जब अभिनंदन को मिसाइल हिट करी, अभिनंदन का जहाज पाकिस्तान के अंदर था। आपके जो 2 F-16 के पायलट थे वो तो आपने गायब कर दिया, जैसे पाकिस्तान ने, जैसे चाइना ने गलवान वाले बंदे गायब करे, पाकिस्तान ने भी गायब कर दिया है नहीं। वो बाद में वो मेमोरियल में देखा गया डेट के साथ उन दोनों बंदों के नाम, तो फिर यहाँ पे बड़ा वायरल हुआ इंडिया में कि साहब ये क्या कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने मेमोरियल में नाम लिख दिया लेकिन नाम गायब कर दिया। एनीवे, वो बात अलग है। अब देखिए, अभिनंदन आया, पाकिस्तान के अंदर था, तभी तो आपने पकड़ा ना उसको, अभिनंदन को पकड़ा, अभिनंदन वापस आ गया। इसमें विक्ट्री क्या, मैं समझ नहीं पा रहा। इसमें एक पायलट था, आपने पकड़ लिया। मैं बार बार ये कहता हूं, हमने एक जी। बात सुनी सर, अब एक बात सुनी सर, मैं फिर यही कहता हूं कि इतना सेलिब्रेशन इंडिया में तब नहीं हुआ जब हमने 93,000 पाकिस्तानी पकड़े 1971 में। आप एक बात बताइए, हमने क्या, आप देखते हैं इंडिया कोई दिफाए इंडिया का डे मना रहा है? आपका 5 फरवरी का बनता है, कुछ बनता है आपका 6 दिफाए सितंबर, पाकिस्तान। 6 सितंबर। सॉरी, माय मिस्टेक सर, माय मिस्टेक, 6 सितंबर। आपने कभी इंडिया में कि हम 16 दिसंबर की छुट्टियां मना रहे हैं या कुछ ऐसे? कुछ नहीं होता इंडिया में। हो गया, लड़ाई खत्म हो गई, आज जड़ो आगे बढ़ो, ये हमारा एटीट्यूड है। ओ साहब, अभिनंदन 27 फरवरी, पता नहीं 27 फरवरी के क्या वर्ल्ड कप जीत लिया, क्या हुआ? एक बंदा था, उसका जहाज मार के गिरा दिया, कहानी खत्म हो गई, वो वापस आ गया। दैट्स नहीं, ऑल, वो इट्स अ माइनर उसकी थिंग। ये था ना कि सर आप लोगों ने पहले वो किया था, फिर पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में, आपके डीजीएमओ साहब ने यहीं पे मुझसे खुद बताया कि जी दिन की रोशनी में पाकिस्तान ने आके कश्मीर के अंदर टारगेट्स हिट किए। तो वो दुनिया को एक जो मैसेज जाना था कि पाकिस्तान ने उन एरियाज के अंदर घुस के टारगेट किया, और उसके बाद जब इंडिया ने रिटेलिएट करने की कोशिश की तो ना सिर्फ उनका जहाज मार गिराया और उनके पायलट को भी पकड़ लिया। तो ये इस फॉर आप इसको छोटा कहें या बड़ा कहें, तो दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज था कि एक सर नहीं, कि देखिए किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी ने रिएक्ट। भाई, सुनिए, देखिए मैं एक आपको बात बताता हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना, जो डीजीएमओ साहब ने बोली, ठीक है, ही इज मोर कॉम्पिटेंट देन मी टू स्पीक ऑन दीज मैटर्स, राइट? पर मैं कह रहा हूं कि जो आपने करा, ठीक है, और जरूर अभिनंदन को पकड़ा, उसका जहाज मारा, अभिनंदन को कैप्चर करा, वापस करा, राइट? ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमने जो इतना बड़ा काम करा 71 में, हमने तो कभी खुशियां नहीं मनाई उसकी। हमारा कोई डे नहीं है उसका। सर आप आपने तो 95 इलीगल 95 काम पर किया ना। सर 95% इंडियंस को आप पूछ लें 16 दिसंबर 1971 को क्या हुआ था, दिल से हमें नहीं पता क्या हुआ था। पर पाकिस्तान में सबको पता है 27 फरवरी से। आपने एक बंदा पकड़ा, हमने 93,000 पकड़े, हमने तब गाना नहीं गाया, हमने कुछ नहीं बोला, हमने बोला जाने दो। और वो बंदे, अभिनंदन कितने टाइम रहा पाकिस्तान? 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट, 1-2 दिन रहा अभिनंदन। ये 93,000 बंदे इंडिया में 3 साल रहे। नियाजी, एक नियाजी 2-2.5 साल रहा, उसने जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की पी। वो डेली गोल्फ खेलता था बंदा, आपका जनरल। उसने पाकीज़ा फिल्म, सर कितनी बार पाकीज़ा फिल्म देखी, उसको पता नहीं क्या मीना कुमारी से फैसिनेशन था। ही वुड सी पाकीज़ा एवरी टाइम, पाकीज़ा देखनी जी, मुझे पाकीज़ा देखनी है। वी लुक्ड आफ्टर हिम। कभी नहीं, किसी से हमने कुछ नहीं बोला। ठीक है। ठीक चले, ठीक है सर, मसला कोई ये ना बात कि देखें, ईस्ट पाकिस्तान में जो आपने किया, ईस्ट पाकिस्तान का, पाकिस्तान के साथ जो था, बीच में इंडिया था, ईस्ट पाकिस्तान उधर था, वहां पे आपने मुदाखलत की, इलीगल काम किया। अभी तो चले, अच्छी बात है कि मोदी जी ने जाके वहां पे एक्सेप्ट किया कि मुक्ति बानी को हमने फंड किया, हमने उधर अंदर गड़बड़ करवाई, इसलिए कि इससे पहले तो इंडिया नहीं, मानता ही नहीं था नहीं मोदी अतर साहब, जी। नहीं, आई एम सॉरी, ये आई एम सॉरी, मैं आपको काट रहा हूं बीच में, माफ कीजिएगा। इंडिया ने कभी मना नहीं करा। मोदी जी ने पब्लिकली बोला होगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, एज एन इंडियन सिटीजन, देखिए, मुक्ति वाहिनी, मुक्ति वाहिनी को ट्रेन इंडिया ने करा, मुक्ति वाहिनी को हथियार हमने दिए, मुक्ति वाहिनी को हथियार कैसे चलाने हैं हमने दिए। लेकिन मुक्ति वाहिनी बनी क्यों, ये पाकिस्तानियों को जानना है। एक पाकिस्तानी जस्टिस था, एक जज था पाकिस्तानी, जिसका नाम था हमदुर, हमदुर कमीशन की रिपोर्ट। हमूदुर रहमान कमीशन हाँ, रिपोर्ट एक आई थी बात। हमदुर क्या, मैं पाकिस्तानी भाई बहनों से बोलूंगा, हमदुर कमीशन रिपोर्ट पढ़े जरा एक बार। मुक्ति वाहिनी बनी क्यों थी? 30 लाख बंगालियों को मारा था और 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा था, 2 लाख नाजायज बच्चे पैदा हुए थे।
सर और ये टिक्का खान ने, सर आप हमदूर कमीशन रिपोर्ट पढ़ें, और हम उसका एक बंगाली ऑफिसर ने सुसाइड करा था, आपको पता है वो स्टोरी? मैं आपको भेजूंगा, एक बंगाली अफसर जो जब पाकिस्तान था, पाकिस्तानी आर्मी में था, ही कमिटेड सुसाइड, क्योंकि ठीक वहां पे जो जनरल आया था, उसने पता क्या बोला था? उसने बोला था कि तुम जाके इन बंगालियों की नस्लें बदल दो। वो इतना डिप्रेस हो गया, ही वेंट, उसी मीटिंग में था, उसने अपनी सर्विस पिस्टल निकाली, खोपड़ी पर रखी और अपने आप को गोली मार दी। कह रहे ये क्या कर रहे हैं बंदे। सर तो देखिए, ये बात है सर। जो जो सिनारियो आपने खींचा है, जब आज भी ढाका के क्रिकेट स्टेडियम में मैच होता है इंडिया और पाकिस्तान का, तो पूरी बंगाली नेशन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही होती है। अगर ये फैक्ट्स ठीक होते, इतना जुल्म किया होता, तो ये इस तरह ना होता। आखिरी बात मैं करूंगा सर, कि आपने कहा कि पाकिस्तान में कोई खुशी नहीं है, पाकिस्तान में अच्छी खबर। आपको पता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस जो इंडेक्स है, उसमें पाकिस्तान 15-20 दर्जे इंडिया से ऊपर है, कि पाकिस्तान इज ए मोर हैप्पी नेशन देन इंडिया। तो ये तो ना कहें कि पाकिस्तान में अच्छी खबर है या नहीं है, हम जी पाकिस्तानी इंडियन से ज्यादा खुश है, और ये दुनिया कहती है। मैं और आप तो आपस में हमारा चलता ही जी रहता है। तो जी। सर, मेजर साहब, थैंक यू सो मच। 1 घंटा मैं 10, एक प्लीज जवाब दे दूं प्लीज 2 मिनट का, फिर मैं भी नमस्ते कह दूंगा आपको। प्लीज। आपने बोला कि जब ढाका में मैच जब होता है तो पाकिस्तान के लिए चीयर करते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए चीयर करते होंगे, जरूर करते होंगे। देखिए हमारा मैच तो हमने 1971 में खेल लिया, उसके बाद हमें कोई मैच वैच नहीं खेलना, ठीक है, ये क्रिकेट का चलता रहता है। और दूसरी बात जो आपने बोली थी ना, क्या बात बोली थी साहब आपने? दूसरी बात, एक बात, सर, हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस हैप्पीनेस इंडेक्स। इंडेक्स में पाकिस्तान तो इंडिया से बहुत जी ऊपर, बहुत जी हैप्पी है। जी जी, देखिए वो कहावत है कि या तो दीवाना हंसे या फिर वो हंसे जिसे वो तौफीक दे, वरना इस दुनिया में हंसता कौन है। ठीक है, चल, तो साहब ठीक है, चलिए आप ठीक, ज्यादा खुश हैं तो वेरी हैप्पी फॉर यू सर, वेरी हैप्पी फॉर यू। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपने कहा कि आपने 1971 में मैच खेल लिया था, उसके बाद मैच नहीं खेला। यकीनन यही अब हमें लग रहा है कि चाइना भी आ गया और आप लोग मैच खेलने की मूड में नहीं है, मैच खेलने के मूड में नहीं है। तो 71 के बाद आप लोगों हम ने मैच तैयार है, हम बंद कर बैटिंग वैटिंग हमने कर रखी है, बल्ला पकड़ रखा है हमने, चाइना बॉलिंग करेगा तो छक्का पड़ेगा मैच में। दिया। ठीक है मेजर सर। साहब, प्लेजर टॉकिंग टू यू, हमेशा की तरह। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू आपने थैंक यू। ऑब्वियसली, आपका आजकल जो साफ्ती जिम्मेदारी हैं उसमें आपका ज्यादा बिजी हैं, उसके बावजूद आपने टाइम निकाला। वंस अगेन थैंक यू, एंड थैंक यू वेरी होपफुली मच, थैंक यू, इन नियर फ्यूचर आपसे दोबारा बात हो सकेगी। थैंक यू थैंक यू, सो थैंक काइंड यू, ऑफ यू। नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।